चलें जी, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। अल्लाह के नाम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अच्छा जी, आपके सामने ये जो हैंडआउट आ रहा है, ये जो हैंडआउट आ रहे हैं, जो ब्लू कलर का हैंडआउट आ रहा है, वो हमारे पास एडवांस लेवल क्वेश्चन है। अच्छा, आपके हैंडआउट आपके पास हार्ड कॉपी से मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि केस स्टडीज, जो प्रैक्टिकल लाइफ की केस स्टडीज होती हैं, उसको देखकर आपके लिए बनाए गए हैं। लेकिन इसमें हमने कोई लंबी नहीं की है, ठीक है ना। इसमें हमने कोई लंबी नहीं की है, इसमें हमने आपके बिल्कुल उसी पैटर्न में बनाने की कोशिश की है जिस तरह से आई कैप के क्वेश्चंस एक्चुअली आ रहे होते हैं। मतलब कि हर एक क्वेश्चन को करने के बाद आपके बहुत सारे जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर ऐसी चीजें जो आपने सोची भी नहीं होंगी कि यार ये मैंने लॉ में तो पढ़ा था, लेकिन इसको इस तरह से भी हम सोच ही नहीं पा रहे थे कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो वो तमाम चीजें जो है वो आज कंक्लूड हो रही होंगी। पहला चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स चूज करने का मकसद ये था। तो ये छोटा चैप्टर है थोड़ा सा कंपैरेटिवली, ठीक है ना, छोटा है, लेकिन आप देखेंगे इसमें भी काफी टेक्निकल चीज है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा और ये जो है वो पूरा कोर्स जो है हम लोग इस बोर्ड कैम्प में कवर कर रहे होंगे। अच्छा जी सर, मैंने तो वो तो अभी तक कॉर्पोरेट लॉ तो पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया, कंपनी लॉ तो पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया। मैं तो अभी तक ठंडा बैठा हुआ था एमएफए में। मैं जान मार रहा था, मैं FR2 में जान मार रहा था। अभी तो सी लॉ के बारे में मुझे पता ही कुछ नहीं, ठीक है ना। बस इतना पता है कि सी फॉर कैट नहीं है, सी फॉर कंपनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पता सर। सर तो मैं बूट कैंप से किस तरह का फायदा उठा सकता हूँ? देखो मेरे प्यारे, आपने बस एक ना अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी नोटबुक लेके बैठनी है आपने, और हर क्वेश्चन में कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे की पॉइंट्स निकल के आ रहे होंगे, 2 से 3 या 3 से 4, वो आपने जो है ना बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेना है। हर चैप्टर में कोई आपको इस तरह से 25-30 पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। टोटल कोर्स में आपको कोई 200-250 जो है वो पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। उसके बाद जो है आपने सिर्फ उसको ही रिवाइज करना। इंशाल्लाह लेना चाहता हूँ आपका पेपर इजीली क्लियर हो रहा होगा। यही इस बूट कैंप में कराने का मकसद था कि 20 घंटे के अंदर आप पूरा कोर्स ना तो सिर्फ रिवाइज कर रहे हो, बल्कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा ज़हीन है, थोड़ा सा एक एवरेज इंटेलेक्ट से ऊपर का है और चीजों को समझता है, बिल्कुल आप यहाँ ग्रुप बी कैफ में आ गए, आप ज़हीन बच्चे हैं, ठीक है ना। तो तो फिर जो है आप इंशाल्लाह इसको कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। चल का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो स्क्रीन पे आपकी जो है वो आ रहा होगा, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा सर जूम कर दें इसको। चलें जी, इधर जूम कर दिया, काफी है इतना क्लियर है, विजिबल है जी। ऑनलाइन वाले विजिबल है जी सर, क्लियर है। चलें जी, जबरदस्त। चलिए जी, पहला हमारा जो आज का ये सवाल है दैट इज ऑफ लालू प्रसाद चांडियो। ये होंगे कोई भाई साहब होंगे, इन्होंने अपने नाम पर जो है वो कंपनी का नाम रखा है। मतलब हो सकता है लोग इनसे मतलब उधार मांगने आते हो, तो मतलब बार बार इन्होंने मतलब बुरा लगता हो कहना भाई उधार मांगना सख्ती से मना है, तो उन्होंने दुकान के बाहर ही लगा कर लिख दिया है भाई कि जी लालू प्रसाद चांडियो। कोई जो है इनसे उधार मांगे ही नहीं। अच्छा खैर, ये सवाल जो है आप इसको रीड कर लें सबसे पहले। सवाल जो है इसको रीड कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप भी रीड करें, फिर साथ रीड करते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल फैजान, बिल्कुल सही पहचाना आपने। बिल्कुल इसी सवाल को आपने रीड करना है, इसी सवाल को आपने जो है वो रीड करना है। चलें जी, आप लोग भी रीड करें। आप लोग क्या करें, मुझे क्या देखना है, रीड करें प्लीज। अच्छा, कोई मसला हो ऑनलाइन वालों को और हम अगर चैट वैट ना देख रहे हो, तो आप में से कोई अपनी आवाज़ को अनम्यूट करके भी कह सकता है कि सर जी आप इतनी देर से लंबी कर रहे हैं, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी, ताकि जो है हम कनेक्टेड रहें, ठीक है ना। सर ये तो डायरेक्ट आपने सवाल कराना शुरू कर दिए, ये तो कोई रिवीजन वगैरह, यार हम सवाल करके ही रिवीजन कर लेंगे सारे। हर सवाल में एक इस चैप्टर का एक एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसके तमाम चीजें जो है वो उसकी जो है वो हम खोल देंगे। चलें जी, आप रीड कर रहे हैं क्वेश्चन।
चलिए जी मैं आपके साथ रीड करता हूँ. लालू प्रसाद चांडी is a listed company that operates in manufacturing sector. At its annual general meeting AGM held on June 1st, 2020, the members passed a resolution to pay a dividend of 20% on paid up capital of the company. However, the board of directors had recommended a dividend of 15% on the paid up capital. The resolution was passed with a majority vote. Board of members present at the annual general meeting. Question आपसे पूछ रहा है, is the resolution passed at the AGM for the payment of dividend at a higher rate than recommended by the BOD is valid or not? अच्छा जी, जी क्या लगता है आप लोगों को? जी चलें जी, जबरदस्त. नॉट वैलिड. चलें जी, जबरदस्त जबरदस्त. चलें जी, नॉट वैलिड. जी जबरदस्त, वेरी नाइस. डिविडेंड कैन नॉट बी रिड्यूस बट कैन बी. अच्छा जी, सही सही. सर क्या मेंबर. अच्छा ओके ओके. अच्छा देखो, अब इसको डिस्कस करें तो हमारे पास काफी क्वेश्चन आज डिस्कस करने के लिए. क्लास काफी छोटी और हमने काफी जो है वो इसमें ड्राफ्टिंग भी करवाऊंगा. सर जो हमारी इस चीज का एक और मकसद है आपको ड्राफ्टिंग करवाना है. देखें आपने जो है मोस्ट ऑफ यू हैव कंक्लूडेड द राइट आंसर के जी आप पहुंच गए, लेकिन उसको अच्छे से खूबसूरत एक ड्राफ्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना भी जो है ना एक आर्ट है, तो हम उसको भी देख रहे हो. अच्छा मेंबर क्या नाम. अच्छा यार देखो सर, एक जहन में सवाल आता है, एक बच्चा है जिसने अभी तक कंपनी लॉ छेड़ा भी नहीं है, वो जो है ना कुछ थोड़ा बहुत पता है. वो सर ये कहता है कि यार कंपनी तो मेंबर्स की है, कंपनी के ओनर्स जो है मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स आर रादर एजेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ दोस मेंबर्स. सर मैंने कैफ 4 बिजनेस लॉ में पढ़ा था एजेंसी के कॉन्सेप्ट में कि डायरेक्टर्स भी तो वो कंपनी में एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स हु आर एक्चुअली द ओनर ऑफ द कंपनी. ठीक है ना. तो सर ये कंपनी जब उन मेंबर्स की है और उन्होंने मेजॉरिटी वोट से डिसाइड किया है कि हमें इतना डिविडेंड मिलना चाहिए, इस केस में कितना हमारे पास कोई 20% हमें जो है वो डिविडेंड मिलना चाहिए, तो डायरेक्टर्स कौन होते हैं कहने वाले कि भाई 15% डिविडेंड लेके जाओ, कंपनी हमारी, हम डिसाइड करेंगे कितनी विड्रॉइंग करनी है. सर वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में वो जो पार्टनरशिप की पड़ी थी उसमें विड्रॉवल्स करते थे, ड्रॉइंग करते थे, पार्टनर्स हैं अपने हाथों से आप लिखते थे ना, पार्टनर ने दी ड्रॉइंग कर ली, ये सब आपने किया है ना. तो सर ये क्या मजाक चल रहा है कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं बोलने वाले कितना डिविडेंड लेके जाओ या फिर मत लेके जाओ. जी यही आया मेरे जहन में. बीओडी की क्या औकात है. हाँ बस एक नॉर्मल जो एक जिसने नहीं पढ़ा ये वाला प्रोविजन जिसकी आप डिस्कस कर रहे हैं, वो तो बच्चा कहेगा यार कंपनी मेंबर्स की क्या अजीब बातें कर रहे हैं यार, एजीएम में मेजोरिटी ने इतना डिसाइड किया, हाँ पैसे नहीं होते तो फिर हम देखता भी तो पैसा पड़ा हुआ है, हम निकालना चाह रहे हैं, आप कौन हो तो रोकने वाले भाई. जबरदस्त जबरदस्त. एक बच्चे का आंसर आया सर, बीओडी हैज बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इनसाइड्स ऑफ द कंपनी. यार बीओडी को फाइनेंशियल कंडीशंस का पता है, बीओडी को पता है कंपनी ने कितने लोगों से उधार लिया हुआ है, कितनों के पैसे चुकाने हैं, ये कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कहाँ स्टैंड करती है, ये कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वगैरह क्या है, कुछ हमने कैपिटल प्रोजेक्ट हमने आगे जाकर अंडरटेक करना है या फिर नहीं करना, तो ये तो मेंबर्स को नहीं पता ना. अच्छा पता है आपको डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, एक बंदा फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पे उतरना चाहिए, लेकिन जो है जी मोहम्मद उस्मान आपने बड़ा जबरदस्त जो है वो आंसर किया. अच्छा देखें, लेकिन यार मेंबर्स के कोई मेंबर्स कौन तो क्राइटेरिया नहीं, कोई इंटर पास या इवन कोई मैट्रिक पास भी तो कंपनी के शेयर जाकर खरीद सकता है ना. अब उस बेचारे को नहीं पता ना कि यार ये जो पैसा पड़ा हुआ है ये ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ कि बीओडी हमें दे ही नहीं रहा है, इसको जो है ना आगे कुछ इन्वेस्ट भी करना हो सकता है, आगे कोई हमारी प्रोस्पेक्टिव या कोई कंटेंजेंट लायबिलिटी वगैरह भी आ सकती है, उसके लिए हमने बुरे वक्त के लिए कोई फाइनेंशियल इवेंट के लिए हमने जो है वो पैसा उठा के रखा हो, या फिर हमने कोई किसी से कोई डील वगैरह की हुई, हमने प्रोजेक्ट में आगे जो है वो कोई ऐसा कोई कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया हो जिसमें आगे हमने पैसे इंजेक्ट करने होंगे, तो ये तो नहीं पता ना मेंबर को, तो बीओडी को ज्यादा पता है. तो देखो हमने इस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें कंक्लूड की. देखो सबसे पहले अगर डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन और मेंबर्स के वोट का फड्डा होता है तो नॉर्मली तो मेंबर्स जीतते हैं, लेकिन लॉ आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे एक बात बताता है मेरे प्यारो, लॉ स्पेसिफिकली आपको एक बात बताता है कि इन केस ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन the resolution that has been passed by the board of directors shall prevail even over the majority votes of member at the annual general meeting. ये बात समझ आती है कि अगर बीओडी और मेंबर से फड्डा होगा तो वैसे तो मेंबर जीतते हैं, लेकिन इस केस में कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर होना चाहिए
ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। सर इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 15% डिसाइड किया था, मेंबर्स चाह रहे थे कितना, मेंबर्स कितना चाह रहे थे, 20%। सर व्हाट इफ मेंबर्स चाह रहे होते और कम लेना, मेंबर ज्यादा पढ़े लिखे, मेंबर सारे जो है ना वो कैफ क्वालिफाइड है, उन्होंने उन्होंने कंपनी लॉ का पेपर भी दिया हुआ है, उन्होंने एमएफए भी क्लियर किया हुआ है, वो ना वो ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं डायरेक्टर से, वो कह रहे हैं भाई नहीं 15-20 ज्यादा है, हमें हमें 12% दो। तो क्या वो सही चलेगा? उसमें लॉ क्या कहता है, लॉ उसमें क्या कहता है? क्या अभी भी आप बीओडी की बात मानेंगे, 15% ही लेके जाएंगे कि उन्होंने बता दिया, या उससे कम भी लेके जा सकते हैं? जी जी देखो वहां पर आ गई ना कंफ्यूजन, आधे ज्यादा कह रहे हैं भाई बीओडी की बात ही चलेगी। जी क्या लगता है? जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। चले जी, अब इस सवाल को ना हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। देखो एक दफा बीओडी ने डिसाइड कर दिया, डिपेंडिंग ऑन उन्होंने देखा कि कंपनी की ये हालात हैं, कंपनी के ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, हम डिसाइड करते हैं कि 15%। मेंबर्स इससे ज्यादा नहीं मांग सकते, लेकिन इससे कम पर गुजारा कर सकते हैं, इससे कम पर गुजारा कर सकते हैं। मेंबर्स चाहे तो 12% या 10% या उससे भी कम पे अगर खुश हैं तो ठीक है, इससे कम पर अप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन लेकिन इससे ज्यादा नहीं जा सकते। क्लियर? क्लियर मेरे प्यारों, क्लियर है बात? इस सवाल में जो 3 चीजें निकाली हमने वो क्लियर हैं? क्लियर है तो हम इसको ड्राफ्ट करें फिर। चले जी, एक मरहला तो क्लियर हो गया, हमने कॉन्सेप्ट तो जो है वो क्लियर कर लिया, जबरदस्त। अब जो दूसरा मरहला जो आता है कि हम बगैर रट्टा मारे, सज्जाद आपने सवाल पूछा था ग्रुप में कि हम बगैर रट्टा मारे कैसे लॉ को हम जो है वो कर सकते हैं, कि रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं, बस हम इसको एक अच्छा खूबसूरत फॉर्म में हम इसको ड्राफ्ट करेंगे। अगर 100 क्वेश्चन हैं यार देखो, तो अगर अभी आप लोग साथ में ड्राफ्ट करना शुरू करो और अपने खूबसूरत कॉपियों में से एक ताज़ा पेज निकालो और उसमें अपने पेन उठा के लिखना शुरू करो, जब 100 सवाल लिख लोगे ना तो एग्जाम में जाके आप 7 सवाल भी कर लो, ठीक है ना। तो मैं साथ बैठा हूँ, आपको ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगा, आप पहले करो, ठीक है ना, एक ट्रायल हो, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है सर, डायरेक्ट आंसर बनाना शुरू नहीं कर देना, डायरेक्ट आंसर बनाना शुरू नहीं कर देना, पहले बनाना है हमने एक आंसर प्लान, एक आंसर प्लान, और उसके साथ में बनेगा आंसर स्ट्रक्चर। सर ये आंसर प्लान कौन सी मुर्गी का नाम है? ये कहाँ से बात आ गई, आंसर प्लान कौन सा? देखो यार, एक आंसर में आपने कौन कौन सी चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है, सबसे पहले आपने लिखना है, क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है, बताएं, बताएं। सबसे पहले तो सबसे पहले तो ये बात लिखोगे कि लॉ क्या कहता है। सर वो तो आपने कहा वर्ड टू वर्ड रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तो मैं कब कह रहा हूँ कि आपने वर्ड टू वर्ड लॉ की चीज लिखनी है, आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, क्या लिखना है, बस बात सही करनी है, लेकिन अपनी वर्डिंग में आप इसको लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि जितना डायरेक्टर ने बताया है मेंबर उससे ज्यादा पर अप्रूवल नहीं करा सकते, जितना डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है मुझसे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है ना। फिर फिर दूसरी चीज कौन सी आप डाल सकते हैं इस क्वेश्चन में, इस आंसर में? अच्छा देखो, अच्छा देखो, आप में से ना कौन कौन FR2 भी दे रहा है, आप में से कौन कौन FR2 भी दे रहा है? सर लेकिन जहाँ लिस्ट या ऐसे होते हैं वो तो एक्सेप्ट करें। हाँ हाँ इल्मा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने करनी होंगी, लेकिन वो बहुत मिनिमल चीजें हैं। अच्छा उसमें भी क्रैम, अगर आप बार बार चीजें, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे कि हम आगे जाके देखेंगे कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें आप डिविडेंड को डिले कर सकते हो, ठीक है ना, डिविडेंड को डिले कर सकते हो, तो वो जब हम एक दफा से कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो आपको वो आसान रहेगा याद रहना कि भाई ठीक है, हाँ ये मेरे भी जहन में ये आ रहा था, ठीक है। तो वैसे भी देखो, एग्जाम में ना आप 100% अटेम्प्ट करने के दिमाग से जाओ ही मत, ठीक है ना। 100% ये सोचो ही नहीं कि मेरा पेपर जो 100, इररिस्पेक्टिव हो, कोई कोई ऐसा कोई उल्टी खोपड़ी वाला हो जिसने सोचा भाई मैंने तो पूरा 100% ही करके आना, आपने 50 से पास हो जाना ना, तो आपने 51 लाओ या 98 लाओ, बात तो एक ही है भाई। सिर्फ जिसकी फर्स्ट पोजीशन आती है उसी का नाम आता है, बाकी तो इवन सेकंड वाले का भी नहीं आता। 98 पे फॉर एग्जाम्पल मेरिट बन रहा है, 97 वाले का नाम भी नहीं पता होगा,
तो 51 और 97 एक ही बात है ना, तो आपने इतनी इतनी लंबी करने की जरूरत ही क्या है। आप क्या करोगे, आपने जो चीजें, भाई देखो फॉर एग्जांपल लिस्ट करने वाली बात कर रहे हैं, 15 चीजें लिस्ट करनी, आपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, जिससे आप फॉर एग्जांपल कोई 8 से 9 चीजें भी लिखकर आ जाते हैं वहां पर, तो ठीक है ना भाई, नहीं लिखनी 15 यार, नहीं लिखनी 15, आगे जाके C5 में तो ओपन बुक है, वो लिस्ट वाली चीजें आएंगी नहीं, जो चीजें आपने आगे जाके करनी नहीं है, जो उसका कोई प्रैक्टिकल फायदा हो ही नहीं रहा उसमें, दफा करो भाई, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट बना के जाओगे ना, तो वहां पर ऐसी चीजों में आप हल्का फुल्का भी रखोगे। ऐसी चीजें वैसे तो अब बहुत कम हो रही है ना, ठीक है ना, कोई 20% पेपर आपके इस तरह से आ रहा होगा, बाकी 80% जो है वो पूरा सिनेरियो बेस्ड आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा हम कहाँ पे थे, हाँ सही है, पहला आपने क्या चीज लिखी, अच्छा देखो हम FR2 की बात करें, मैं कह रहा था कौन बच्चा FR2 दे रहा है। देखो अकाउंटिंग में जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारे टीचर ने बताया था कि सबसे पहले ऑन द फेस ऑफ आंसर शीट, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप बैलेंस शीट बना रहे हो ना, तो आंसर शीट के पहले सफे पे, पहला जो पेज है, जब आप लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो पहला बैलेंस शीट आनी चाहिए, वर्किंग्स उसके बाद पे, मतलब कि पहला पेज छोड़ दो कि आप उसमें बाद में कंप्लीट बैलेंस शीट बनाओगे, और फिर नेक्स्ट पेज से वर्किंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे वर्किंग नहीं पूछी, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है बैलेंस शीट बना के दो, ठीक है ना। वो ठीक बात है, आई कोई जानवर बड़ा स्मार्ट है, वो वर्किंग के नंबर देता है। गुड प्रेजेंटेशन वुड बी कि सबसे पहले जो उसको वो आपसे मांग रहा है, वो सबसे पहले बता दो, बाद में आप लंबी करते रहो, ऐसा ना हो कि उसको आंसर ढूंढने की जरूरत पड़ रही हो। तो सर ये कैमरा बंद हो गया है, या कैमरा थोड़ा चेक कीजिए। सहना जी आ गए वापस। चलें जी, अच्छा। अच्छा हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले जो एग्जामिनर आपसे मांग रहे हैं ना, सबसे पहले उसको बोले दो, फिर बाद में जो है अपनी एक्सप्लेनेशन वगैरह बताते जाओ, क्योंकि ऐसा ना उसको आप अपना जवाब ढूंढने में उसको टाइम लग रहा हो। तो सबसे पहले जब आपने अपना आंसर स्टार्ट करें, सबसे पहले तो उसने पूछा क्या आपसे, क्या पूछे कि रेजोल्यूशन वैलिड है या फिर नहीं है, सबसे पहले तो उसके मुंह पे जाके बता दो कि भाई नहीं, आंसर स्टार्ट ही नो से करना, ठीक है, ताकि उसको पता लग जाए कि भाई बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट है, वो पढ़ के आया, वो एम एट नहीं कर रहा, वो हैंकी पैंकी नहीं कर रहा, उसको पता है, उसने डायरेक्ट जो सीधा बता दिया कि भाई नहीं हो सकता, ये वैलिड नहीं है, और उसके बाद अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन दो। तो आंसर प्लान बनाने से पहले आपने क्या लिखना है आंसर प्लान में, जी क्या लिखना से पहले, सबसे पहले क्या आएगा, नो, वेरी नाइस। सबसे पहले एक आपने एक साबुत सा नो बना के दे देना उसके मुंह पे कि भाई ठीक है नो। उसके बाद हम जो है वो क्या बताएंगे कि भाई लॉ का प्रोविजन ये है, और फिर उसके पीछे आप ये भी बता दो कि भाई बेसिस ऑफ कंक्लूजन क्या है, क्योंकि एक आप रट्टा मार के नहीं, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चीजों को आपने देखा है, तो आप बता दो कि BOD रिस्पॉन्सिबल है रिकमेंड करने के, क्योंकि उसको पता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसको पता है कि आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होने हैं, ठीक है ना। और वो जो है ये चीज एक मेंबर्स को इवन एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद भी करती है, ठीक है ना। और फिर आप बता दो उसको कंक्लूजन, अच्छा कंक्लूजन बड़ा जरूरी है, कुछ स्ट्रक्चर है आंसर स्ट्रक्चर जो कि हर आंसर में जो है वो सेम रहने वाले हैं। सबसे पहले तो आपने एक जो उसकी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले उसके आपने फेस पे दे देनी है, फिर आपने जो है लॉ की रिक्वायरमेंट बतानी है, फिर थोड़ी सी आपने उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग बतानी है, फिर उसको एक अच्छा सा कंक्लूजन भी देना है। और फिर जो पेनल्टीज वगैरह होती है ना, कि पेनल्टीज है या फिर कोई इस तरह की चीज़ है, वो एंड में बताया करो कि पेनल्टी आ जाएगी, या फिर कुछ जो इस तरह की चीज़ें ना जो SCP से रिलेटेड वगैरह चीज़ें हों, या फिर जो है कोई जेल में बंद करने वाली बातें हों। तो अच्छा वैसे ना ये इतनी फॉर एग्जांपल सर ये पेनल्टीज तो हमें याद नहीं रहती कि 2 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की है, 1 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की क्या है, तो भाई उसमें एंड में अभी भी लिख सकते हो कि एंड में अभी भी लिख सकते हो कि भाई सब्जेक्ट टू पेनल्टीज, ठीक है ना। वही बात कि हमने 100% मार्क्स लेने नहीं ना, हम तो 51 पे खुश खुश हैं भाई, 51 पे हमें पास होना है। जिंदगी बहुत बड़ी, हमने C लॉ में नहीं अटक जाना, हमने आगे भी जाना है, क्वालिफाई करना है हमने, ठीक है ना। तो इन छोटी चीज़ों पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जामिनर भी ये देखता है कि बच्चा जो है ना ये पढ़ा लिखा है, इस तरह से इवन आपको मेरिट भी आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा मेरिट आपको पता है, मेरिट कोई कोई 100 नंबर वाले बच्चे का नहीं आ रहा होता,
मेरिट जो आ रहे होते हैं ना, अगर आप मार्क्स कैलकुलेट करें और ये 70-75 के आसपास बन रहे होते हैं, ठीक है ना। चले जी, क्योंकि आधे टाइम बच्चा जो है इन्हीं फिक्रों में जो है अपनी तैयारी छोड़ देता है, छोटी छोटी चीज़ों में पड़ जाता है, ठीक है, और फिर एग्जाम में भी वो यही कर रहा होता है, एक सवाल के पीछे लग के बैठ जाता है और फिर अल्लाह अल्लाह। चलें जी, आगे बढ़े बढ़े। अच्छा हाँ, आप लोग आप इसको ड्राफ्ट कर रहे थे, ज़रा ड्राफ्ट कीजिए इसको। चलें जी, ज़रा ड्राफ्ट तो कीजिए इसको। अच्छा, कोई बच्चा चाहे कि सर अपनी ड्राफ्टिंग में कंफ्यूज हो रहा है या फिर मतलब कोई ऐसी चीज़ है, तो वो ना अपनी ड्राफ्टिंग करके ना उसको उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेके तस्वीर खींच के वो ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम उसको भी जो है ना वो उसकी ड्राफ्टिंग पे भी मैं रिमार्क्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसकी ड्राफ्टिंग पे भी जो है वो मैं रिमार्क्स दे दूंगा। कुछ आपको किसी सवाल में कंफ्यूजन, अब ये भी नहीं करना कि अब 100 के 100 की हर बच्चा, हमारे पास कोई 350 बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं और फिर हर बच्चा अपने 100 सवाल की भेज रहा है, तो वो जो है ना फिर तो क्वालिफाई हो जाएंगे अपना। हुजैफा बेटा क्लास के बाद देखता हूँ मैं, क्लास के बाद ड्राफ्टिंग क्लास के बाद चेक करूँगी, ठीक है ना। अभी लिखो अपने पास, फिर जब हम सजेस्टेड ड्राफ्टिंग देखेंगे ना, फिर जो मैं लिख पाऊंगा आपको। हाँ, अभी 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 तुम लोग अपने पास रखो, पढ़ने का भी तो 2 घंटे क्लास है ना, हमने सारी चीज़ें कवर करनी है उसमें ना। तो अभी तुम लोग अभी अपने पास रखो उसको, क्लास के बाद मुझे पढ़ा देना, और ऑनलाइन वाले मुझे जो है वो क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, स्क्रीन शॉट शेयर कर देंगे। चलिए जी, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। अच्छा, फिर आंसर प्लान के साथ एक स्ट्रक्चर भी बनाना है अपने जहन में, कि जी मैं जो है 2 लाइनें इस पे लिखूंगा, मैं 2 से 3 लाइनें इस पे लिखूंगा, और ये एक पैराग्राफ में इस चीज़ को इस तरह से कंक्लूड कर दूंगा। ये सारी चीज़ें ना अपने 100 दफ़ा कर लेंगे ना, तो आपकी ये नेचर में आ जाएगी बात। अच्छा, बूट कैम्प, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं बूट कैम्प क्या है यार, वर्कशॉप सुनी है, कस्टमाइज बैच भी सुना है, क्रैश कोर्स भी सुना है, फास्ट ट्रैक भी सुना है, कि बूट कैम्प क्या होता है, किसी को पता है बूट कैम्प क्या होता है? ये बूट कैम्प मैंने सबसे पहले लॉन्च किया था C-FAB 2 के लिए, लास्ट अटेम्प्ट में, विंटर 22 के लिए, C-FAB 2 में कैंप C-FAB 2 के लॉन्च किया था। तो ये नाम भी मैं ही लाया था इसमें, बूट का कैंप। किसी को पता है बूट कैंप होता क्या है? तो बूट कैंप कर रहे हैं, आर्मी की ट्रेनिंग एरिया होता है, रिविजन होता है। अच्छा, देखो देखो बूट कैंप पता है क्या होता है, आर्मी वालों से रिलेटेड चीज़ है कि भाई उसमें जब उनकी कोई ऐसी कोई जंग वगैरह होने वाली होती है, कोई ऐसा बैटल वगैरह होने वाला होता है, तो उससे पहले मतलब एक क्विक 10-15 दिन का 20 दिन का एक कैंप लगता है, जिसके अंदर रिगरस ट्रेनिंग होती है उनकी ना, मतलब उनकी सही खिंचाई होती है। तो और उससे हो जाता है कि वो उसका मकसद ये होता है कि 15-20 दिन में ही जन को ना जंग के लिए तैयार करते हैं। तो वही काम जो आपके साथ होने वाला है, ठीक है ना, ये 20 घंटे का जो बूट कैंप है, इसमें आपको ना तैयार कर देना इंशाल्लाह। चलें जी, जल्दी लिख रहे हैं आप लोग इसको, लिख रहे हैं, तेज तेज चलेंगे हम लोग, हमारे पास टाइम कम है, बहुत ज़्यादा। लिख लिया? चलें जी, किसी को कॉपी करना है तो कर ले, मैं करवा लेता हूँ, चलें। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं करवाऊँ इसको, मैं ड्राफ्ट करवाऊँ, ये बढ़े आगे, कितने लोग चाहते ड्राफ्ट करवाऊँ मैं खुद? सर आगे बढ़े। चलो जी, मैं एक एक क्विक ड्राफ्ट करवा लेता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन हमारे इसी फॉर्मेट में हैं। तो सर आगे ना बढ़े इधर ही बैठे।
सर आगे बढ़े, जो नहीं कंसेप्ट वो करवाते। अच्छा पहला क्वेश्चन ड्राफ्ट करवा देते हैं, ठीक है ना, मैं करवा देता हूँ ड्राफ्ट, ताकि आप जो है उसको मतलब मैं, मेरे पास कोई ड्राफ्टिंग लिखी हुई नहीं है क्योंकि क्वेश्चन कहीं के है नहीं, मैंने मतलब उसको केस स्टडी की बेसिस पे बनाया चीज़ें, जो उसमें से निकाल के यार ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट एग्जाम में टेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है, तो उसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में ड्राफ्ट किया है। तो मैं इसको मतलब एक कैजुअल वे में जैसे मैं लिखता, तो मैं क्या लिखता, तो फिर आप जो है वो मेरे साथ जो है वो लिख सकते हैं। चलें, अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और उसको आप एक जगह लिख सकते हैं। स्टार्ट है, रेडी है जी? ऑनलाइन वाले आप रेडी? उससे तेज लीजिए। ये अजीब सी बात है, पढ़ने आते हो कॉपी लेके नहीं आते। चलें जी, चलें जी, रेडी। सर आंसर प्लान में पहली बात हमने क्या लिखनी है, स्टार्ट कहाँ से करना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग लिखते जाए, ठीक है ना। पहले हम लिखेंगे नो, नो कॉमा। अच्छा ये जो है ना, ये स्ट्रक्चरिंग में कॉमा वगैरह भी बड़े अच्छे लगते हैं, अगर आप इसका अच्छा स्ट्रक्चर आता है ना आपको सेंटेंस बनाना, तो वो बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी आपके लिए ना, वो एक आगे जाके बड़ा काम आएगा। ठीक है जी, आप लिखेंगे नो द रेजोल्यूशन पास्ड एट द एजीएम फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड at a rate higher than recommended by the BOD is not valid। ठीक है जी, फिर आप क्या करेंगे, एक सेकंड पैरा बना लेंगे, पैरास भी तोड़ लेगा, अच्छा लगता है एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी हो। फिर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 नो डिविडेंड shall exceed the amount recommended by the BOD। The BOD is responsible for recommending the amount of dividend to be paid to the shareholders, taking into account company's financial position and future prospects। चलें जी। अच्छा फिर आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि the BOD's recommendation serves as a guide for the members to make an informed decision on what amount of dividend that should be paid। इस तरह की भी आप लाइन भी डाल सकते हैं इसके अंदर ना, तो वो अच्छा हो जाएगा। खैर, आप जब उसके अंदर एक एक थर्ड पैरा को तोड़ लें उसके साथ ना, ठीक है। अच्छा एक काम भी मैं कर सकता हूँ कि इसके साथ ना मैं टाइम निकाल के इसको लिख कर भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। खैर अभी तो आप उसको कॉपी कर लें साथ में ना, या फिर आप उसके साथ चेक कर लें कि हमारे साथ हम यही होना चाहिए, होना चाहिए। फिर इन दिस सिनेरियो the members have disregarded the recommendation of BOD and passed a resolution to pay a higher dividend than recommended। This resolution is not in compliance with the Companies Act 2017 and is therefore invalid। अच्छा सर हमें सेक्शन सेक्शन वेक्शन लिखने की जरूरत है नहीं है जी? मैंने पहले बताया था, देखो सेक्शन वेक्शन लिखने की ना ये ऐसा नीड नहीं है, वही लिख दिया करो कि भाई अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, जहां भी तुम्हें सेक्शन वेक्शन डालने हो। सही जबरदस्त। अच्छा फिर एक और लाइन ऐड करो, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंफर्म विद, या फिर आप कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एडहेयर टू द रिकमेंडेशन मेड बाय the board of directors, and in case of any deviation the company is required to seek permission from the Securities and Exchange Commission of Pakistan and present a valid reason। जब भी आप बीओडी की किसी बात से हटते हो तो आपको एसईसीपी से अप्रूवल चाहिए होता है। वही आंसर प्लान को हमने बस एलाबोरेट किया और क्या किया, तो ये लिखा था। ठीक है, डन है, बढ़े आगे, बढ़े ऑनलाइन वाले, बढ़े हम आगे। बीओडी की किस बात से, नेक्स्ट चलें जी। नहीं नहीं, इस बात जब भी आप लॉ से कोई डेविएशन लगते हो ना, तो फिर आपने ऐसी भी तो पूछना पड़ता है, आपको रीजन देना पड़ता है, वरना फिर आपके खिलाफ जो है वो शो कॉज नोटिस आता है, उसके बाद जो है आपके खिलाफ पेनल्टीज और प्रोसीडिंग्स वगैरह हो रही होती हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा तेज तेज चलते हैं, और हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन है ना, उसमें एक लीगल एडवाइस आपने प्रेजेंट करनी है, तो उसको मैं ड्राफ्ट करवा दूंगा। ठीक है जी, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, रीड करें इसको। आप लोग रीड कर रहे हैं? जी कर लिया रीड? जरा आंसर पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, जब तो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ इसके, मैं करवा दो जब ही रहा हूँ। चलें जी, ये एक और भाई हमारे, इनका नाम है जी गुड्डू प्रसाद रतन, इनके साथ भी कैसा सीन होगा, तो उन्होंने अपना नाम ऐसा खतरनाक से रख दिया कि भाई मतलब लोग जो हैं दूर ही रहने से। अच्छा, गुड्डू प्रसाद लिसन लिमिटेड, अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, हैज बीन फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड इज अनएबल टू पे इट्स डेट्स as they fall due. On an attempt to keep company afloat, the bureau decides to declare a dividend of 25% out of the reserves of the company, which are mainly composed of revaluation surplus. Is this decision of BOD legal and valid under Companies Act 2017? अच्छा जी यार, ये हमसे बोल रहा है कि हमारी कंपनी की हालात जो है वो खराब चल रहे हैं, तो हम डिविडेंड तो देना चाहते हैं, लेकिन हम मतलब प्रॉफिट्स में से नहीं दे सकते, तो हमने जो है ये रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है इसका खुला कराएंगे हम, और इसमें से जो है वो पैसे दे देंगे। तो देखें, लॉ आपसे क्या कहता है, लॉ आपसे ये कहता है वो बच्चे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, वो लोग अपनी नोटबुक में ये लिख सकते हैं खूबसूरती से कि अ कंपनी कैन ओनली पे डिविडेंड्स आउट ऑफ कैश या फिर इन काइंड। सर ये इन काइंड कौन सी मुर्गी है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। खैर, आउट ऑफ कैश या फिर इन काइंड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ओनली। सर आपने सिर्फ प्रॉफिट्स में से देना है वो प्रॉफिट्स जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं। सर ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट्स आते हैं? कौन से प्रॉफिट्स आते हैं? रिजर्व्स आते हैं क्या नहीं आते हैं? ये तमाम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एक सवाल खड़ा हुआ है, दैट इज कि रीवैल्यूएशन सरप्लस से हम डिविडेंड दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये वाला जो बीओडी का डिसीजन है, ये इलीगल है या फिर नहीं है? जी नहीं दे सकते। अच्छा, चलो जी। चले जी, देखें आप जो है ना सिर्फ प्रॉफिट्स में से अपना डिविडेंड इशू कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस या फिर किसी ऐसी चीज को जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में नहीं आता उसको नहीं छेड़ सकते। सर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में क्या सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट्स आते हैं या फिर कोई पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स भी आ रहे होते हैं? तो उसके ऊपर भी मैंने केस स्टडी पे क्वेश्चन बनाया, वो भी आगे चल के आ रहा है, ठीक है ना। अभी आप अपने पास ये लिख सकते हैं कि रीवैल्यूएशन सरप्लस में से आप डिविडेंड इशू नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ये जो आपका ख्याल है, जो आपकी ख्वाहिश है कि हम शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए डिविडेंड इशू कर देते हैं और रीवैल्यूएशन सरप्लस को इस्तेमाल में ले आते हैं, आप अपनी इस ख्वाहिश को साइड पे रखते हैं, और इससे बेहतर है कि आप डिविडेंड अनाउंस ही ना करें। क्योंकि देखो दूसरा पॉइंट आ रहा है, एक दूसरा पॉइंट आ रहा है, एक दूसरा पॉइंट आ रहा है, क्योंकि अगर आपने एक दफा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो बन जाएगा एक डेट, और फिर आपको उसको देना पड़ेगा ही पड़ेगा, और आप उससे पीछे नहीं हट सकते। ये किसकी जिम्मेदारी है डिविडेंड पे करना जी? किसकी जिम्मेदारी है डिविडेंड पे करना? ऑनलाइन वालों? जी ऑनलाइन वालों, सीईओ की जिम्मेदारी है डिविडेंड पे करना, और फिर नहीं किया तो पेनल्टीज और पनिशमेंट। तो इससे बेहतर है
कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करके जलील हो, इससे बेहतर है कि डिविडेंड डिक्लेयर ही ना किया जाए, क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस से डिविडेंड डिक्लेयर करना इज कंप्लीटली इनवैलिड एंड इलीगल। आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़े बढ़े, जल्दी जल्दी, आधा घंटा तो इसमें निकल गया। चले जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया। चले जी, इसको पढ़ें। अच्छा यार, नोटबुक मेंटेन कर रहे हो ना, लिख रहे हो ना साथ में सारी चीजें? नहीं सर, मैंने तो पढ़ी, मैंने तो रेगुलर क्लासेस ली है ना, मैं नोटबुक नहीं बना रहा। वो तो आपने उनको कहा है ना जो अभी तक नहीं पढ़ा है। भाई आप भी बना लो यार, क्यों इतनी लंबी करके तमाम चीजें पढ़ोगे, बस ये पॉइंट्स पढ़ लेना, एक पेज के अंदर आ जाएंगे। सर वो सरप्राइज भी तो था, वो सरप्राइज भी तो बताएं ना, बताते हैं, इस पे वीडियो आ रही है। अच्छा, चलें चलें जी, ये पढ़ते हैं। T2 Mama Limited is a listed company that operates in FMCG sector. The company has a profit of 20 million for the financial year ending June 23, 2023. The board of directors has recommended a dividend of 10% on paid up capital of the company. The company's memorandum and articles do not place any restrictions on the payment of dividends. The company has sold a property for 10 million and wants to pay dividends out of this profit. अच्छा जी, क्या कंपनी अपने सेल ऑफ प्रॉपर्टी में से पैसे बांट सकती है? जी, क्या टीटू मामा लिमिटेड जो है अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसे दे सकते हैं शेयर होल्डर्स को? क्यों नहीं दे सकते? जी जाहिद, यस इफ जी, यस इफ में क्या आएगा? दया पता लगाओ, यस इफ में क्या आएगा? यस इफ लॉसेस आर नेट ऑफ, चली आधा अधूरा जवाब दिया। हाँ सर, वो एक बच्चा सवाल पूछ रहे सवाल के, सर अभी तो आपने कहा है कि वो सिर्फ अपने प्रॉफिट में से ही दे सकते हैं ना, तो वो ये नहीं दे सकते। देखो यार, व्हाट इफ ये टीटू मामा जो कंपनी है, इसका काम ही यही होता कि कंपनी एक रियल एस्टेट सेक्टर में होती है और इसका काम ही ये होता है कि भाई प्रॉपर्टी खरीदना और प्रॉपर्टी बेचना। इसका काम होता है लेन देन करना प्रॉपर्टी की, ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी खरीदना और फिर प्रॉपर्टी को बेच देना। तो फिर क्या इस पे ये बात वैलिड होती या फिर नहीं होती? जी, चलो जी कंक्लूड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस केस में ये वाली कंपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच के डिविडेंड नहीं इशू कर सकती, बिकॉज ये एफएमजी एफएमसीजी सेक्टर में, ये रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं है, इसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये नहीं है, इसका नॉर्मल काम ये नहीं है कि प्रॉपर्टी खरीद के बेचना। इसका नॉर्मल काम क्या है? साबुन और शैम्पू बेचना। तो ये अपने काम से हट नहीं सकती, और फिर अगर हट गई तो डिविडेंड उससे इशू नहीं कर सकती, ठीक है ना। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। अच्छा देखो, अच्छा अली देखो, तुमने एक सवाल बोला था कि यार ये लॉसेस जो है वो सेट ऑफ करके फिर दे सकते थे। देखो, अगर रियल एस्टेट कंपनी होती, इसका काम ये होता कि भाई प्रॉपर्टी खरीदना और उसको फिर बेच देना, तो उसके ऊपर भी एक चीज है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा देखो ये ना, ये एक अपने पास चीज नोट करना, ये चीज अपने पास नोट करना। एक चीज ये ना एक एग्जाम में आ सकता है, तो ये 3 नंबर पे 4 नंबर का आ सकता है, ये एक छोटा सा रखना। सब गौर से थोड़ी सी मेरी बात सुनना, ठीक है। आपकी कंपनी है मेरे प्यारे, आपकी कंपनी रियल एस्टेट में है, आपकी कंपनी भाई मलिक रियाज लिमिटेड, आपकी कंपनी का काम ही है लेन देन करना प्रॉपर्टी की, ठीक है ना। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर प्रॉपर्टी बेच देते हैं।
एक प्रॉपर्टी आपने खरीदी और उसके ऊपर आपने कमा लिया कोई 10 लाख रुपए, कोई 1 मिलियन कमा लिया, और आप चले उसको डिस्ट्रीब्यूट करने, आप चले उसको डिस्ट्रीब्यूट करने, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ कहता है रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ, इतनी जल्दी क्या है। तुमने जो पिछले महीने प्रॉपर्टी बेची थी उसमें तुम्हें लॉस आया था कोई 2 लाख रुपए का। कितने का, आप लोग नजर आ रहे हैं? 2 लाख रुपए का लॉस आया था। तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ना, ये 1 मिलियन नहीं है, उसमें से पहले आप पिछले लॉसेस नेट ऑफ करो, तो बचे कितने, 8 लाख रुपए। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना, कोई ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में जिसमें से वो आपको बोले कि यार ठीक है हमने ये प्रॉपर्टी बेची और उसको बेचने लग रहे हैं, तो आप बोलोगे यार आपने ना लॉसेस भी सेट ऑफ करने हैं। अगर आपने इस पर 10 लाख रुपए कमा लिए तो पिछली पे आपने 2 लाख गंवाए भी तो थे, वो सेट ऑफ करो फिर बांटना, ठीक है ना। डन है। डन है। ये बात समझ आती है। हाँ, अब उसको नेट ऑफ करके भेज देंगे आप। तो हाँ, पिछले पिछले साल के भी नेट ऑफ, इससे पिछली दफा जो भी हुआ था ना, फॉर एग्जाम्पल पिछले साल आपने 2 लाख का नुकसान किया था, फिर उसके बाद अब ट्रांजेक्शन अब हो रही है, तो वो आपने सेट ऑफ करके देंगे, ठीक है। हाँ, ऐसी हर कंपनी के लिए जिसका काम ही ये हो कि भाई प्रॉपर्टी खरीदना और फिर प्रॉपर्टी को बेच देना, ठीक है। क्लियर है। यार देखो, इसमें क्लास ऑफ एसेट्स की जो बात होती है ना, देखो पास में शेयर होल्डर्स तो वही है ना, कंपनी तो वही है ना, और कंपनी का काम है कि भाई आपने खरीदो फरोख्त करनी है। तो इसमें ये भी अकाउंटिंग नहीं पढ़ा है, उसमें आपने क्लास में डिवाइड नहीं करना, ये आप लॉ पढ़े हो। लॉ में जो है ना, लॉ का मकसद क्या है कि भाई शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जनता के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, आवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। फिर तो उससे क्या होगा, कंपनी तो एक है, शेयर होल्डर्स तो एक है, तो कंपनी ने एक में कमाया दूसरे में गवाया, कंपनी का काम है कि भाई प्रॉपर्टी आगे पीछे करना, तो भाई तो उसमें ये आपने इसको सेट अप करके ही देना है, ठीक है। एक्सेप्शन लिखकर लॉस वाला पॉइंट लिख सकते, एक्सेप्शन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही है। आप बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसमें बता सकते हैं कि जी अगर कोई लॉस होता तो आपने सेट ऑफ करके बताना पड़ता, ठीक है, आप बता सकते हैं अगर आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है, आप उसमें रेलेवेंट चीज़ है तो आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है जी, बढ़े आगे। हाजा क्लियर आहे। बढ़े, बढ़े, चीज़ें समझ आ रही हैं। हाजा सब क्लियर आहे, चलें। क्वेश्चन नंबर 4, समीर सुड्डी लिमिटेड, चलें जी। चलें जी, आप लोग पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है ना।
सर कोर्स अपन बाय में सेलिंग वाला लॉस वगैरह करना दोनों बना सको। सर कोर्स ऑफ बिजनेस बाइंग सेलिंग है और लॉसेस का सेटअप करना दोनों हो या लॉसेस सेटअप करनी है। एक क्वेश्चन आपका जो है वो रिफ्रेश करके बोलो। अच्छा देखो इस केस में क्या है, Samir City Limited is a listed company that operates in manufacturing sector. The company has a profit of 30 million for financial year ending December 31, 2023. The BOD has recommended a dividend of 10% on paid up capital of the company. The company's memorandum articles do not place any restriction. और फिर इसने जो है वो पेमेंट करनी है डिविडेंड की इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ इट सब्सिडरी, अपने सब्सिडरी के शेयर्स देना चाह रही है बनचोड़ दास प्राइवेट लिमिटेड के। तो वो पूछ रही है कि क्या हम पेमेंट एंड काइंड की जो बात की थी तो वो इसमें क्या ट्रिगर होता है कि जरार उसमें जो हमारे पास लॉ में एक चीज ये भी लिखी हुई है, नौ मौलूद स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो न्यू बॉर्न स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिन्होंने अभी अभी नोटबुक निकाली है, तो उन्होंने अभी लिखा है ताज़ा ताज़ा कि जी हम जो कंपनी के डिविडेंड इशू कर सकते हैं वो कर सकते हैं वेदर इन कैश और पेमेंट एंड काइंड भी कर सकते हैं। तो पेमेंट एंड काइंड पे सर ने वो एरो बना के छोड़ दिया है और सर ने आगे बताया नहीं क्या है। देखो पेमेंट एंड काइंड की क्या बात करता है लॉ, लॉ बात करते हैं कि आप डिविडेंड या तो कैश में देना है, जरा जरा सुनना, कैश में देना है और इन काइंड भी दे सकते हैं, आप शेयर्स भी दे सकते हैं, लेकिन वो जो शेयर्स हैं वो एक लिस्टेड कंपनी के होने चाहिए, वो एक लिस्टेड कंपनी के होने चाहिए। और इस केस में जो ये आपकी सब्सिडरी है ये एक प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आप इधर इश्यू नहीं कर रहे थे, आप जो है वो सिर्फ एक जी, आप सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी के शेयर ही इशू कर सकते हैं जो आपके पास हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए एबीसी लिस्टेड कंपनी के शेयर अपने पास रखे थे, तो आप डिविडेंड की सूरत में वो शेयर जब अपने मेंबर्स को बांटना चाहें तो आप बांट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। रिपीट प्लीज। यार देखो इस केस में क्या है, समीर रेड्डी केस में क्या है, देखो हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं तो वो ये है कि आपसे लॉ कहता है कि आप डिविडेंड की पेमेंट हमेशा सिर्फ कैश में करेंगे। अच्छा, कैश में नहीं कर पाए तो आप पेमेंट इन काइंड भी कर सकते हैं। सर ये पेमेंट इन काइंड क्या है, पेमेंट इन काइंड मतलब आप शेयर्स भी दे सकते हैं। अब शेयर्स किसके देने हैं, शेयर्स किसके देने हैं, शेयर्स किसके देने हैं, एक ऐसी लिस्टेड कंपनी के जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की थी और उसके शेयर्स आपके पास थे, ठीक है ना। अब आप इस केस में कौन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, और आपने किसी और कंपनी के शेयर्स रखे हुए थे, तो आप जो है अपने शेयर होल्डर्स को वो शेयर भी दे सकते हैं एज डिविडेंड, ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। तो इस केस में आप कौन से शेयर देना चाह रहे हैं, पंचोड़ दास प्राइवेट लिमिटेड के। ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, इट इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, तो यू कैन नॉट गिव these shares as dividends। व्हाट इफ हमारे कंपनी लिस्टेड ना हो लेकिन शेयर इशू लिस्टेड पे करते, हमारी कंपनी, व्हाट इफ हमारी कंपनी लिस्टेड ना हो लेकिन शेयर इशू लिस्टेड, देखो ना, फॉर एग्जाम्पल एक प्राइवेट कंपनी है, ये जो समीर है ये प्राइवेट कंपनी, बहुत कंपनी एक प्राइवेट कंपनी, अब इसने अपने जो है वो पेमेंट काइंड करनी है, तो बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है।
फिल्मा बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। हमारी कंपनी लिस्टेड नहीं है, एक पब्लिक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी, वो बिल्कुल कर सकती है, ठीक है ना। चलें जी, चलें जी। पांचवा क्वेश्चन, ये समझ आ रही है, क्लियर होती जा रही है, रिवाइज होती जा रही है, कंसोलिडेट होती जा रही है। वेस्टेड के भाई के डिविडेंड भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन आप ये डिविडेंड काइंड तब करते हैं जब आप कैश शॉर्टेज हो, जब कैश शॉर्टेज आपके पास होगी तो आप बाय कैसे करोगे, ठीक है। ठीक है सर, पेमेंट काइंड तब हो रही होती है जब आपके पास कैश शॉर्टेज हो। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास कैश नहीं होता तो फिर आप ये अपना साथ वगैरह बेच रहे हो, साथ वगैरह बेच रहे हो, मतलब शेयर्स हैं, ऐसी चीज यही है बस जो आप दे सकते हो, ठीक है ना। डन है, डन है। लिस्टेड कंपनी अपने शेयर दे सकती है, लिस्टेड कंपनी अपने शेयर दे सकती है, तो वो तो फिर डिविडेंड थोड़ी होगा, वो तो फिर बोनस शेयर हो जाएगा ना, वो तो फिर इससे निकल ही जाता है, ये शेयर देती है। चले जी, बढ़े आगे, बढ़े। चले जी, मिस्टर होला लिमिटेड, क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। चले जी, होला लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी दैट ऑपरेट्स इन टेक्नोलॉजी सेक्टर, द कंपनी इज अ प्रॉफिट ऑफ, कितना आ रहा है प्रॉफिट, 25 मिलियन, और ईयर एंड इसका ये है, क्या कहती है, बीओटी एज रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 15%, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी जो है वो डिविडेंड देना चाहती है कैश चेक्स में। ये कैश चेक्स क्या है, कैश चेक्स क्या है, क्या है, क्या है, जल्दी। कंपनी डिविडेंड देना चाहती है और कैश चेक्स में देना चाहती है। अच्छा, लिस्टेड कंपनी, ठीक है, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड है, लिस्टेड। तमाम जो नौ मौजूद स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। न्यू कॉन्सेप्ट कमिंग, आपकी नोटबुक को रंगीन करने के लिए। अच्छा देखो, इसमें भी लिख लो, लिख लो, सर क्या लिख लें, लिखो। लिस्टेड कंपनी के केस में आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर सकते हैं आप डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स, लेकिन आपने उनको डायरेक्टली बैंक में डलवाना है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप लिस्टेड के केस। सर अगर लिस्टेड ना हो तो फिर तो कैश चेक दे सकते हैं ना, है, दे सकते नहीं दे सकते, दे सकते नहीं दे सकते। लिस्टेड ना हो, अदर देन लिस्टेड केस में क्या करेंगे जी, अदर देन लिस्टेड के केस में सर दे सकते होंगे, मतलब मुझे तो लग रहा है ऐसा है, क्या क्या लगता है आपको, हाँ? जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। देखिए लिस्टेड के केस में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट्स, लेकिन अदर देन लिस्टेड केस में जी आपके पास तीन ऑप्शन है। सर वो तीन ऑप्शन क्या हैं, पहला तो वही कि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते हैं, दूसरा आप डिविडेंड वारंट देते हैं, तीसरा, तीसरा क्रॉस चेक। ठीक है, क्रॉस चेक की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होता ना, क्रॉस चेक और कैश चेक में डिफरेंस होता है। क्रॉस चेक मतलब मैंने आपको दो लाइन में मार के नाम लिख के दिया कि भाई ये जो है ये एक ये बासित साहब के नाम पे ट्रांसफर होगा, और कैश में होता है कि भाई जो भी जिसके पास ये चेक हो उसको दे देना, ठीक है ना, तो उसमें भी सिर्फ क्रॉस चेक हो सकता है। डन, डन 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 डन। हाँ, अब आप पूछ सकते हैं, आप शेयर होल्डर से पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा चीज पसंद आ रही है। आप शेयर होल्डर से पूछ सकते हैं कि भाई कैसे चाहिए, डिविडेंड कैसे चाहिए। सर रिपीट करें तीन ऑप्शन, मास, अच्छा रिपीट कर देते हैं, देखिए लिस्टेड के केस में अगर आप डिविडेंड देना चाहते हैं अपने शेयर होल्डर्स को तो सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट, आप उनके बैंक अकाउंट में फिर डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा, अगर सर हमारी कंपनी लिस्टेड नहीं है, कि मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है,
उस केस में हमारे पास हम डिविडेंड अगर इश्यू करना चाहें तो हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं। वो तीन ऑप्शन क्या है? एक तो आप यही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डलवा सकते हैं। दूसरा आप डिविडेंड वारंट दे सकते हैं। तीसरा तीसरा आप क्रॉस चेक दे सकते हैं। कैश चेक लिखा हुआ है सवाल में, इस पर कंफ्यूज मत हो जाना अगर एग्जाम में आ जाए। कैश चेक और ये क्रॉस चेक, ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं। डन है। बढ़ें आगे, बढ़ें आगे, बढ़ें। जी मेरे प्यारो, बढ़ें आगे। चीजें समझ आ रही हैं? चीजें समझ आ रही हैं? चलिए, जबरदस्त। आसान लग रहा है? चीजें कंसोलिडेट हो रही हैं? कैश चेक का तो बता दें यार। कैश चेक वही होता है ना कि आपने कैश मतलब ऐसे चेक पे लिख देते हैं कि नाम वाम नहीं लिखा होता, फिर किसी बंदे के हाथ में लग जाए तो वो जाके बैंक से पैसे निकलवा सकता है। लेकिन क्रॉस चेक होता है जिसमें आपने दो लाइन लगा के नाम लिख देते हैं कि भाई जो है ये सिर्फ ये सऊद के नाम पे जो आपने दे सकते हो, तो उसको सऊद जाके निकाल सकता है बैंक। तो लॉ आपको ये कहता है कि सिर्फ आप, अगर इवन if आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं भी है, तब भी आप कैश चेक नहीं दे सकते, आप सिर्फ क्रॉस चेक ही दे सकते। बढ़े आगे, बढ़े। चले जी, चले जी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7.6 आ रहा है। पढ़े इसको। हाँ वारंट दे सकते हैं यार, डिविडेंड वारंट भी दे सकते हैं, क्रॉस चेक भी दे सकते हैं, और उनके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सिर्फ इन द केस ऑफ एक ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड कंपनी के केस में आप अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ही कर सकते हैं, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट्स में। हाजा क्लियर है? हम मुझे कितने जो अभी तक सील और खुल के नहीं देखा था, वो बोल के हम लाइव ले रहे हैं। कोई ऐसा हुनरमंद तालिब इल्म? असद सोहेल साहब, मोहम्मद साहब साहब, सही जगह बड़ा पहले यार कुछ नहीं किया। बेफिक्र रहेंगे, ये 20 घंटे आपको मतलब काफी होंगे आपके जगह पास में। इसके अलावा जो दूसरा सरप्राइज आ रहा है, तो मतलब तो वो बेफिक्र है, पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। ये फरवरी का महीना, सर तारिक है, सर अहमद मुझे इसीलिए लेकर आए भाई सी फैक्ट्री से कि भाई मनार तुमको लेना, ये बड़ा प्रैक्टिकल पेपर आने वाला है, बस पास करा दो। सरप्राइज आएगा, सरप्राइज आएगा, आज शाम को अनाउंस हो जाएगा इंशाल्लाह। ये शाम के लिए अनाउंस हो जाएगा। सर सरप्राइज है बिरयानी। अच्छा हाँ, बिरयानी। सर सरप्राइज तो बता दें, सरप्राइज बता देंगे, आप सरप्राइज देंगे डायरेक्ट। हमें क्या टाइम क्या है कि बताएं, तो बताएंगे दे देंगे। रट्टा सर लगता नहीं, और कहते उसके बगैर काम नहीं होता। कौन कह रहा है? उमर फारूक? कौन कह रहा है? कि हम तभी तो इस तरह से बूट कैंप डिजाइन किए। अगर दूसरा सरप्राइज आप उसको बूट कैंप के साथ मिलाएंगे, आप चीते हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे आप इंसान थे, आप चीते हो जाएंगे भाई। ये बूट कैंप के 20 घंटे, और ये जो दूसरा सरप्राइज है, पेपर पास है आपका भाई। बस अभी तक नहीं पढ़ा ना ये 4 महीने, सब 20 घंटे आंखें खोल के बैठे हो बस, ठीक है ना? सब कुछ खोल लो, मतलब किताबें वताबें सब कुछ खोल लो, ठीक है ना? चलो। अच्छा।
चलें नहीं बढ़े आगे। अच्छा जी, ये कोई फैक्स मशीन वाली कंपनी, फैक्स लिमिटेड, अ पब्लिक ट्रेडेड कंपनी, has proposed interim dividend of 100% for fiscal year that concluded on June 30, 2018. Unfortunately, company incurred significant losses, liabilities. अच्छा ये है ना, ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, आपने अपनी तैयारी में ये सब कराते हैं, ये वाला क्वेश्चन कभी करा दो। ये बड़ा आम सा क्वेश्चन, इनसे मुझे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, मैंने डाला। क्या होगा आपने, ये कहीं ना कहीं क्या होगा सर, प्रोविजन तो याद याद करनी पड़ेगी कुछ। तो भाई कौन कह रहा है याद करनी पड़ेगी यार, कौन कह रहा है प्रोविजन याद करनी पड़ेगी? नहीं याद करनी भाई, नहीं याद करनी। आपने सिर्फ उसको बता देना कि भाई लॉ की अंडरस्टैंडिंग तो आपके पास है ना, जैसा आपको पता लग गया कि बीओडी के रिकमेंडेशन से ज्यादा अप्रूवल नहीं हो सकती, तो अभी ये रट्टा रहने की जरूरत क्या है, लिख दो, ठीक है ना। चलें जी। यार देखो ये क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि, ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड इशू किया और फिर बाद में जो है कोई लॉसेस वगैरह हो गए, डिविडेंड इशू किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और बाद में कोई लॉसेस वगैरह हो गए, जिसमें जो है दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास कि हम रिडक्शन कर दें डिविडेंड में, और या फिर 25% अभी दे दें और 75% बाद में दे दें। अच्छा इसमें इंटरिम डिविडेंड है, जो आपने क्वेश्चन किया होगा वो फाइनल डिविडेंड का होगा। इंटरिम डिविडेंड सर आ जाए तो हम हमारी कहाँ पे टांगना शुरू हो जाती है कि यार ये तो, ये कौन सी मुर्गी आ गई, इंटरिम डिविडेंड की कोई अलग कुछ चीजें होंगी और ये कोई अलग से इसको मतलब हमने कोई तराशना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखो इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड ये दोनों के दोनों ही डिविडेंड की डेफिनेशन में आते हैं, क्योंकि ना डिविडेंड की डेफिनेशन जहाँ होती है वो दोनों चीजें कवर करती है, इंटरिम डिविडेंड भी और फाइनल डिविडेंड भी। तो एग्जामिनर अगर आपसे खेलना चाह रहा है, वो खेलना चाह रहा है कि जी ये नए नए बच्चे हैं इनकी थोड़ी सी रैगिंग करते हैं, उसने इंटरिम डिविडेंड लिख दिया, तो आपकी काम पर डालना शुरू हो गया, भाई यार ये तो चाहिए नहीं यार, अबे यार क्या हो गया यार, है ना। नहीं करो ऐसा। डिविडेंड डेफिनेशन में दोनों चीजें आती हैं, इंटरिम डिविडेंड भी आते हैं और फाइनल डिविडेंड भी आते हैं। तो डिविडेंड की तो बात ही हो गई, इस चीज में कभी मत घबराना, ठीक है ना, वही प्रोविजन अप्लाई होंगे इस पे, ठीक है। दूसरी बात, एक तो ये आपके पास जो है कि आपने एक बात पढ़ी है कि भाई ठीक है रिडक्शन तो अलाउड है, रिडक्शन तो जो है वो आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास कह रहा है कि भाई ठीक है हमने इतना, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का डिविडेंड देना चाह रहे थे हम, तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो 25 का डिविडेंड दे दें या फिर 25 का भी दे दें, और मेंबर से बोले कि नहीं भाई आपका 100 का ही डिविडेंड है, 25 अभी ले लो और बाकी 75 जो है वो 6 महीने बाद में देना। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। देखो यार आप डिविडेंड जो है वो पोस्टपोन नहीं कर सकते, डिविडेंड वंस इट हैज बीन डिक्लेयर्ड इट बिकम्स अ डेट, और आपने उसको टाइमली पे करना होता है। आपने 10 दिन के अंदर पे करना है उसको, ठीक है ना, नहीं किया तो आपकी चीज एग्जेक्टिव जो है उसको पुलिस उठा के ले जाएगी और फिर उसके साथ जो है वो फिर मतलब कार्रवाई होगी उसके साथ, ठीक है ना। तो आपने जो है वो डिविडेंड टाइमली इशू करना है। तो डिविडेंड का मामला थोड़ा सा खतरनाक होता है कंपनी के लिए, जब तक डिक्लेयर नहीं किया तो ठीक है, आप भले ना डिक्लेयर करें, कोई नहीं कह रहा आप डिक्लेयर करो, आप ना डिक्लेयर करें, ठीक है ना, ना डिक्लेयर करें। लेकिन अगर डिक्लेयर कर दिया ना तो फिर वो आप इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, फिर आपने जो है वो टाइमली पेमेंट करनी है। सर ये इतनी इतनी खतरनाक चीजें हैं क्यों? सर इतनी खतरनाक चीजें हैं क्यों? तो डिविडेंड पर ना, डिविडेंड पर जब आप ये आ हाँ जा, कैमरा बंदा है भाई, कैमरा ऑन करो यार।
अच्छा ठीक है, हम आगे वापस सर आते हैं इसमें डिविडेंड सेक्शन का कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा अच्छा, देखो डिविडेंड रिडक्शन की बात कर रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं, पोस्टपोनमेंट की, कि भाई दो चीज हमारे पास जो है वो हमारे पास ऑप्शन है। तो यार आप सिर्फ आप जो है उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, आप रिडक्शन में जा सकते हो, मेंबर से अप्रूवल ले सकते हो कि मेंबर्स हमारे पास जो है ये ऑप्शन है कि हम जो है पोस्टपोन तो कर नहीं सकते, अब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए तो जी आप जो है उसको रिड्यूस करवा सकते हैं। देखो अगर आपने डिक्लेयर ऑलरेडी कर दिया तो आप मेंबर जाके गुजारिश कर सकते हैं कि भाई इसको रिड्यूस करवा दो। लेकिन अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो अभी आप डिक्लेयर बिल्कुल भी ना करें भाई, डिक्लेयर नहीं कर सकते आप डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, आप पैसे नहीं देंगे, आप फंस जाएंगे, आप फंस जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये चीज है आपके पास, ये ऑप्शन है। पोस्टपोनमेंट की तो हरगिज इजाजत नहीं है, इवन मेंबर भी अप्रूव कर दें पोस्टपोन तब भी नहीं हो सकता मेरे प्यारो, पोस्टपोन तब भी नहीं हो सकता। सर हम आप हमें बता रहे थे कि क्यों ऐसा है। देखो आप जाके बीएफडी में पढ़ोगे या फिर एमएफए में आपने शायद पढ़ा हो, लेकिन बीएफडी में आप जरूर पढ़ोगे आगे जाके कि ये जो एक शेयर होता है ना, इसके पीछे इसके ऊपर जो डिविडेंड लगता है ना, ये ना उसकी वैल्यू को बढ़ाता है। ठीक है ना, उसकी वैल्यू को बढ़ाता है और जाके फिर स्टॉक मार्केट में उस हिसाब से ट्रेडिंग हो रही होती है। तो व्हाट इफ यार आपकी कंपनी है, मेंबर्स भी आप खुद हो, डायरेक्टर भी आप खुद हो, और आपने जो अपनी कंपनी के ऐसे ये डिविडेंड लगा लगा के जो अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ा दी है, तो यार इस तरह से जो है ना चीजें नहीं हो पा रही होती, तो आप डिविडेंड इवन मेंबर्स के अप्रूवल के बाद भी पोस्टपोन नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करे, ये टोपी पढ़ाने की कोशिश करे कि जी हम मेंबर्स की हम मेंबर्स की अप्रूवल से डिविडेंड पोस्टपोन करना चाहते हैं, तो आप बोलोगे कि बेटा लालो प्रसाद चांडियो, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बल्कि नहीं, ये तो फैक्ट लिमिट वाला क्वेश्चन है, बोले हमने फैक्ट लिमिट पढ़ा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इवन मेंबर्स की अप्रूवल के बाद भी आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। हाँ आप जो है उससे रिड्यूस जरूर करवा सकते हो। मेरे प्यारो क्लियर है ये क्लियर है। हाँ एक बार डिक्लेयर कर दिया ना, आप मेंबर से बातचीत करके उसको रिड्यूस करा सकते, आप करा सकते। अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो डिक्लेयर मत करो, डिक्लेयर हो गया तो मेंबर से गुजारिश करके रिड्यूस करवा सकते। इफ मेंबर्स हैं, आप आंसर में नहीं लिखोगे मेंबर से गुजारिश करेंगे, आप ये भी लिखोगे इफ मेंबर्स अप्रूव, देन जो है वो इफ द शेयरहोल्डर्स अप्रूव देन द रिडक्शन ऑफ डिविडेंड द कंपनी कैन प्रोसीड विद द ऑप्शन। ठीक है, डिक्लेयर कर लें पहले ऐसे ऐसा करना है तो डिविडेंड ही ना दें विद मेंबर्स म्यूचुअल कंसेंट। हाँ म्यूचुअल कंसेंट मतलब, म्यूचुअल कंसेंट हम कैसे डिफाइन करेंगे इल्मा? म्यूचुअल कंसेंट वही होता है कि मेंबर्स जो है मतलब शेयर होल्डर जो है वो मीटिंग में अप्रूव करते हैं। तो इन द केस इफ द शेयर होल्डर अप्रूव दैट द रिडक्शन ऑफ डिविडेंड, हम हमें हमें कबूल है तो कंपनी कैन प्रोसीड विद द ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इंटरम डिविडेंड की पेमेंट क्या होती है, तो इंटरम डिविडेंड की पेमेंट जो है ना वो होती है, देखो एक बुक क्लोजर डेट होती है। बुक क्लोजर डेट क्या है सर? देखो बुक क्लोजर डेट होती है कि जिस दिन से ना आपने अपनी ये जो मतलब फॉर एग्जांपल जो रजिस्टर और मेंबर है आपने क्लोज कर दिया कि अब से जो शेयर ट्रांसफर होंगे वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यार एक जो है वो शेयर्स अभी अब्दुल्ला के पास है, तो कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ कि ये वाला शेयर जो अब्दुल्ला के पास है, तो डिविडेंड जब कंपनी देगी ना तो अब्दुल्ला के अकाउंट में डलवाएगी। लेकिन फिर अब्दुल्ला ने फॉर एग्जाम्पल के बासित को दे दिया ये शेयर जो है, तो कंपनी में जाके रजिस्ट्री में चेंज होगा और उस शेयर के आगे जो बासित का नाम आ जाएगा। अब जब डिविडेंड इशू होंगे तो वो बासित के नाम पे शेयर होंगे। तो यार बुक क्लोजर डेट में क्या होता है, बुक क्लोजर के दौरान ना आपकी कंपनी का रजिस्टर बंद होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर अब्दुल्ला के नाम पे शेयर्स थे और बुक क्लोजर के दरमियान उसने जो बासित को अगर ट्रांसफर किए, तो अभी बासित को डिविडेंड नहीं मिलेगा, उसका डिविडेंड अब्दुल्ला को जाएगा। बासित को चाहिए कि वो
अब्दुल्ला से रिसीव करता रहे। ठीक है जी। तो बुक क्लोजर से ना, बुक क्लोजर से 15 डेज के अंदर जो है वो इंटरिम डिविडेंड आपने इशू करना होगा। और अगर आप बुक क्लोजर करते ही नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल आप बुक क्लोजर नहीं करते, लेकिन आप बुक क्लोजर नहीं करते, तो फिर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन वायलेबल होगी। बुक क्लोजर करना जरूरी नहीं होता, बुक क्लोजर कंपनी से तब कर देती है ताकि यार ये कंफ्यूजन ना हो और फिर बार बार ट्रांसफर हो जाए शेयर पता चला, तो वो फिर मुश्किल हो जाती है। ठीक है ना। तो एक कंपनी थोड़ा सा सेफ साइड पर रहने के लिए 2-3 दिन के लिए बुक क्लोजर कर देती है। बुक क्लोजर के बारे में एक बात लिख लो भाई, बुक क्लोजर साल में 30 दिन ज्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है ना। मैक्सिमम जो टाइम है वो 30 दिन का है पूरे साल। ठीक है। अच्छा, अगर आप एक्सटेंड करवा सकते हो सिर्फ 15 दिन और एक्सटेंड करवा सकते हो, टोटल 45 डेज का पूरे साल में। ठीक है। और वो भी ऐसा नहीं होगा कि हम आप सुबह जाके बोले नहीं भाई अब तो बुक क्लोज हो गई है, उसके लिए 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है। अगर आज फॉर एग्जाम्पल आज क्या है, आज हमारे पास वेडनेसडे है। ठीक है ना। तो अगर मुझे नेक्स्ट वेंसडे को अगर मुझे अगर ये करना है ना, तो मुझे आज जो है ना बिजनेस आवर्स के दरमियान जो है मुझे एक नोटिस रिव्यू करना पड़ेगा कि भाई अगले वेंसडे से जो है वो बुक क्लोजर हो रहा है और वो इतने दिन का हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2 डेज का हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 3 डेज का। तो ये पता होना चाहिए। मतलब ट्रेडिंग होती रहे पर कंपनी बंद करे। हाँ हाँ। कंपनी जो है भाई वो ये चीज़ प्रेफरेबल नहीं होती कि बुक क्लोजर के दरमियान जो आप ट्रेडिंग करो, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कर ली तो उसको ये नुकसान ही होता है कि फिर वो अपने पैसे तो उन्होंने जाके डिविडेंड जो है वो receive, क्योंकि हम तो उसका काम नहीं करते, हमें तो बुक क्लोजर करती नोटिस भी दे दिया उस बात का। क्लियर है मेरे प्यारो, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पढ़ें आगे। सर बुक क्लोज हो गई थे 15 डेज में देना होगा, जी जी बिल्कुल देना, 15 डेज में देना। जी 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 जी। ओ यस यस, 10 डेज, 10 डेज यार, 15 डेज कहाँ से आ गए, 10 डेज देखो। आई एम सॉरी, देखो 15 डेज कहाँ से आ गए, देखो 10 डेज, 10 डेज डिविडेंड के हमारे लिए डिविडेंड के लिए 10 डेज हैं। 10 डेज के आप के अंदर आपने डिविडेंड इशू करना होता है। जो फाइनल डिविडेंड है वो भी 10 दिन के अंदर देना है आपने, और इंटरिम डिविडेंड भी 10 दिन के अंदर देना है। ये 15 दिन सर कहाँ से आ गए, 15 दिन वो हैं जो मिक्सअप हो जाए। 15 दिन वो होंगे मेरे प्यारे, 15 दिन वो होंगे। सर ये जो बुक क्लोजर है ये आप कह रहे हैं कि देखो इस चीज को कंक्लूड करते हैं, इस चीज को कंक्लूद करते हैं, जरा 2 मिनट गौर से सुनिए। आपने डिविडेंड देना है, इंटरनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं, आपने डिविडेंड देना है 10 दिन के अंदर। सर कहाँ से 10 दिन खींचेंगे हम? फ्रॉम द डेट ऑफ बुक क्लोजर। अच्छा सर ये बुक क्लोजर को ये जो आपने बताया कि सबके अंदर रूल से कम कर देगी, हाँ सर बहुत से बुक क्लोजर नहीं हुई तो फिर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डन हो सर, समझ आ रही। सर ये 15 दिन कहाँ से आए थे? देखो बुक क्लोजर के लिए 15 दिन, कि आपकी कंपनी अगर बुक क्लोजर करना चाहती है तो उसके ऊपर लाजिम है कि वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया है ना, उसके 15 दिन के अंदर बुक क्लोजर कर ले। ठीक है मेरे पास, ठीक है। क्योंकि जब देखो इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, इस पूरे केस को समझो। ये बड़े बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, बड़ा ये छोटी सी बात नहीं है, बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। ये आपको समझ आ गया तो आपके मजे आ गए। ठीक है ना। तो जरा 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 गौर समझो इस चीज को ना। आपके पास क्या है मेरे प्यारो? सब साथ हैं आप लोग? साथ हैं? कोई सॉल्यूशन लगा के तो नहीं आए ना? सब साथ है ना? चले जी। मेरे प्यारो देखो ये जो आपके बीओडी ने जो जिस दिन डिक्लेयर किया है, आपके बीओडी ने जिस दिन डिक्लेयर किया है आपने उससे 10 डेज के अंदर दे देना है बीओडी की डिक्लेरेशन, या फिर आपका बुक क्लोजर। अच्छा बुक क्लोजर जरूरी नहीं है हो या फिर ना हो, ठीक है ना। अच्छा आपकी बुक क्लोजर की डेट क्या होगी? बुक क्लोजर की डेट क्या होगी? ये बीओडी ने फैसला सुनाया कि हम इतना डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो इसके 15 डेज के अंदर जो है ना आपका बुक क्लोजर हो जाना चाहिए। सर क्योंकि ना हम वरना वेट थोड़ी करते रहेंगे कि यार बुक क्लोजर हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि बुक क्लोजर के लिए क्योंकि 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है ना, तो ये भी इसी टाइम फ्रेम के अंदर आ जाएगा, ये भी
इसी टाइम फ्रेम के अंदर आ जाएगा। क्या आपने 10 डेज के अंदर ऑफर करना है, 10 डेज के अंदर पे करना है, 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बीओडी डिक्लेरेशन या फिर बुक क्लोजर। अब बुक क्लोजर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि यार अगर आपने 15 डेज के अंदर करना ही है ना, तो आपने इससे 7 दिन पहले नोटिस देना होगा। वो 7 दिन इस टाइम फ्रेम के अंदर आ जाएंगे, तो पता लग जाएगा कि भाई बुक क्लोजर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर बुक क्लोजर हो रहा है तो आप बुक क्लोजर के 10 डेज के अंदर दे सकते हैं। अगर नहीं हो रहा, अगर ऐसा कोई नोटिस नहीं आया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिक्लेरेशन को 10 दिन गुजर चुके हैं, तो फिर आपने उस 10 दिन के अंदर तो गुजरने से पहले ही देना। यार ये क्लियर है? ये क्लियर है? मुझे बताओ ये क्लियर है मेरे प्यारों? यार ये सारे सो रहे हैं क्या बाकी? मारूक, आरिफ, हम्माद, वहाज, आयशा, अली, अम्मार, अम्मार, सुहेल, अनीक। अनीक आपका तो कोई मैसेज ही नहीं आया। कमलेश से मुलाकात हुई थी क्या आपकी? असाद, अजीज, फसाहत, FCC, हिबा, इल्मा। इल्मा तो आपका तो आ रहे हैं। जरार आपका भी आ रहे हैं। माज आपका भी आ रहे हैं। मिशाल हसन, मोइजुद्दीन, अब्दुल्ला, अली, बासित, मोहम्मद दिला भाई। अच्छा, शाबाश। अच्छा जी, हसनैन, साद, इमरान, नुमान, रिया, संतोष, शहर, सिदरतुल मुंतहा, सुहेल, सैयद, खिदर, जावेद, तलहा, तहमीना, उमैर, उमर, उमर फारूक। हाँ यार ये आप लोग मतलब किधर किधर हो सारे? चले जी, हाँ जाके आपकी बात सुन। चले जी। आप में से कितना लाहौर से आप लोग इतना? 3 आ गए लाहौर के। 3 लोग हैं लाहौर के लाइव। रजिस्ट्रेशन तो काफी है पोर्टल के लिए। लाहौर से भी काफी है। अच्छा, सही है बट ये सच। उमर फारूक आप भी लाहौर, रबड़ नुमान आप भी लाहौर। चलो जी, वेरी नाइस। डाडो सुट्टो है, विकल में होंगे। डाडो सुट्टो आहे। ये समझ आया कॉन्सेप्ट? बीओडी डिक्लेरेशन की डेट का, बुक क्लोजर की डेट का। किसी को भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो भाई। जब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेगा, हम पढ़ाता रहेगा। सर डिविडेंड जैसा भी हो 10 दिन में देना है, बिल्कुल 10 दिन में देना है। सर क्लास डेली होगी एंड फिजिकल नहीं, फिजिकल तो मतलब आप लोग तो नहीं ले सकते फिजिकल। अभी है फिजिकल से तो फिर ठीक है ना? सर आपने ACC कब किया? ACC कब किया? ACC यार ये तो हमारा तो वो एग्जामिनेशन से हो जाता है। आप कुछ ये कर लो तो आप अच्छा खासा एग्जामिनेशन देंगे, आप कुछ पेपर दे देंगे। नोटिस कितने दिन का होगा बिफोर बुक क्लोजर? 7 दिन का। 7 दिन का मेरे प्यारे, 7 दिन का। मोहम्मद अली सर, बुक क्लोजर और पेमेंट और डिविडेंड के डेज ओवरलैपिंग हैं, मतलब कि 15 दिन के अंदर ही 10 दिन भी हैं। हाँ सॉर्ट ऑफ। देखो पहला पहला स्टेप आया है हमारे पास कि BOD की डिक्लेरेशन। अब हम इस इंतजार में होंगे क्योंकि हमें ये पता है, लॉ ने हमें बताया है कि हमें डिविडेंड मिलेगा 10 दिन के अंदर। अब वो 10 दिन हम कब से खींचेंगे ये हमें पता ही नहीं। हमें कंफ्यूजन है कि यार ये तो BOD की डिक्लेरेशन डेट से या फिर बुक क्लोजर डेट से। अब बीइंग अ शेयर होल्डर हम कंफ्यूजन में हैं कि पता नहीं बुक क्लोजर होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन हमें 10 दिन से पहले तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि लॉ ने 10 दिन का टाइम दिया कंपनी को। अब देखो अगर 10 दिन के अंदर नोटिस आ जाता है कि अगले 7 दिन में बुक क्लोजर होने वाला है, तो फिर हम इत्मीनान और सुकून में आ जाएंगे कि ठीक है पहले बुक क्लोजर होगा और फिर उसके 10 डेज के अंदर जो है हमें डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन अगर 10 दिन होने वाले हैं भाई और 10वें दिन तक कोई बुक क्लोजर का नोटिस नहीं आया, तो जी भाई आप जो है वो अब डिविडेंड BOD के डेट के हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है ना?
हाँ सर क्लियर आहे जी भाईजान, बढ़े आगे। आप लोगों को क्लियर है? क्लियर। और यस। ओके। ओके यार, ये तो सारे नाम वापस कॉल करूँ सारे उसको ना? हाँ आ जाते जाते। 15 दिन में बुक क्लोजन होगी, अब उसमें 7 नाम स्टूडेंट है। यस। यस। यस माय फ्रेंड यस। पहुंच गया। शाबाश। सर रिडक्शन में एक कंफ्यूजन है। हाँ तो जरा पूछो ना यार, जरा पूछो ना, रिडक्शन में क्या कंफ्यूजन है? सर ये वाली पॉइंट स्टेट एक्स में नहीं, अरे स्टेट एक्स को छोड़ो ना, स्टेट एक्स से मतलब स्टडी टेक्स तो मतलब तुम FR2 स्टेट एक्स से पढ़ते हो क्या जरा? हैं? कॉस्टिंग तुमने स्टेट एक्स से पढ़ा था? तो स्टेट एक्स से थोड़ी पेपर पास होते हैं। बुक में 15 डेज, हाँ तुम भी 15 डेज तो कह रहे हैं, आप भी 15 डेज कह रहे हैं। ओके सर। चले जी, बढ़े आगे मेरे प्यारो, बढ़े आगे। कोई पंचायत किसी किस्म की? चले जी। ये सीए एस्पिरेंट आपका नाम क्या है पूरा? ये आपने फेसबुक आईडी भी इसी नाम से बनाई है? नेक्स्ट क्वेश्चन जी। पेमेंट डिविडेंड विद इन 15 वर्किंग डेज, ठीक है सर दिक्कत। मतलब तुम्हारी बुक जो है ना वो उसमें मतलब उसमें कमलेश वाला नशा किया हुआ है। नहीं इंस्टीट्यूट में नहीं हो रही, स्टूडियो में हो रही। सर सिलेबस रिवाइज हुआ है, 10 है अब मतलब क्या तहमीना, मतलब क्या मतलब इसका? अच्छा अच्छा ओके, तुम उसको जवाब दे दो, ओके ओके। तो क्लास और प्लीज बता दें। हाँ हाँ, हम डेली रखेंगे क्लास है, लेकिन जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा, 20 घंटे जैसे ही पूरे होंगे कोर्स आधा कंप्लीट है। पूरा रिवीजन, पूरे 100 क्वेश्चन पेपर के लिए तैयार, आप जीते हो के तब बावले हो जाएंगे आप लोग। कल नहीं है सर क्लास, हाँ कल भी है भाई, यानी कल भी है, कल मतलब कल क्यों नहीं है, कल भी क्लास। कल भी क्लास। सर अगले। हाँ डिविडेंड आज खत्म, डिविडेंड आज खत्म। चलें जी। चलें जी। ये क्वेश्चन देख लें, बस ये 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे फिर हम। जल्दी जल्दी आ जाएं। 7.7। चलें जी पढ़ें इसको। पढ़ें। फिर ये जॉनी भाई लिमिटेड क्या काम करती है? यही मतलब वो कुछ मतलब प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन वगैरह मतलब कुछ और काम है। तो मतलब ये सारे काम। चलें। पढ़ लो भाई पढ़ लो।
इसमें कैलकुलेशन देखेंगे हम। क्या ना जी, पढ़ लिया आप लोगों ने? अच्छा मुझे ये बताओ कि डायरेक्टर्स ने कितना डिविडेंड देना मांगा है, ठीक है ना। डायरेक्टर्स ने बोला कि भाई हम 20% डिविडेंड देना चाहते हैं। शेयर कैपिटल कितना कंपनी का? 500 मिलियन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। शेयर कैपिटल कितना कंपनी का? 500 मिलियन। डिविडेंड कितना देना है? 20%। शेयर कैपिटल कितना है? 500 मिलियन। डिविडेंड कितना देना है? 20%। तो कितना डिविडेंड देना है भाई? कितना डिविडेंड देना है? कितना डिविडेंड देना है? 100 मिलियन का डिविडेंड देना है हमें। 100 मिलियन का डिविडेंड देना है हमें। अच्छा जी, हमने 100 मिलियन का डिविडेंड देना है। प्रॉफिट्स कितने हमारे? प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे? 50। ठीक है। क्या हम डिविडेंड दे सकते हैं? हम कैसे डिविडेंड दें? हमने डिविडेंड देना है। हमने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। हम कैसे डिविडेंड देंगे? प्रॉफिट्स हमारे 50 मिलियन है। पंचायत हमने, बल्ली हमने 100 मिलियन की ले ली है। हमने उड़ता तीर पकड़ लिया है। क्या करेंगे जी? क्या करेंगे जी? यार एक काम करो, एक काम करो, एक खूबसूरत सा काम करो। ये रिटेन अर्निंग को ना, ये रिटेन अर्निंग को कर लो कोई 40 40 मिलियन। इसको कर लो मेरे प्यारो प्यारो, इसको कर लो कोई 40 मिलियन, 40 मिलियन। रिटेन अर्निंग 50 है ना, इसको कर लो 40 मिलियन। 1040 मिलियन आहे। 1040 मिलियन आहे। 1040 मिलियन आहे। जी जी। 100 मिलियन का डिविडेंड देना मांगता है। प्रॉफिट हमारा है इस साल का 50 मिलियन। रिटेन अर्निंग थी 50 मिलियन, हम दे रहे थे, बस सर ने हमें रोक लिया। सर ने कहा जी 40 मिलियन कर दो। अब हम क्या करेंगे? चलें, चलें जी, चलें जी। 90 तक दे सकते। जी 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 जी। कंपनी टाइम मिलियन के रिडक्शन करके, अच्छा अच्छा, जबरदस्त। मोहम्मद अली ने बड़ा अच्छा एडवाइस किया कि भाई शेयर होल्डर से बोलो कि कोई कमी पेशी कर लो। मेंबर्स से अप्रूवल ले लो। अच्छा जी, अच्छा जरा ठीक है। आपके मेंबर्स है ना बड़े खड़ूस से हो गए, उनका दिमाग खराब हुआ हुआ है। वो डंडा लेके बैठे हुए हैं, कह रहे नहीं जी नहीं, नहीं मानते। सीईओ को अब जेल भेजने वाले हैं। जबरदस्त 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 जबरदस्त। जबरदस्त। चलें जी। एंड बिकॉज रिस्ट्रिक्ट तो सिर्फ अनलाइक प्रॉफिट के चाहिए तो वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। मेरे प्यारे बच्चों, हमने प्रॉफिट्स देने हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देने हैं। हमने डिविडेंड देने हैं फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। सर ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में क्या क्या आता है? आपने हमें ये तो बताया है डीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आता है। आपने हमें बताया है कि भाई ये तो प्रॉफिट्स आते हैं, इसमें करंट ईयर के प्रॉफिट्स भी आते हैं और पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स भी आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब पास्ट प्रॉफिट्स। अच्छा जी, रिजर्व वगैरह नहीं आ रहे इसके अंदर, कोई कैपिटल रिजर्व वगैरह नहीं आ रहे, ठीक है। यार ये जो फ्री रिजर्व है ना, जहां पर भी फ्री रिजर्व का है
और इतनी लंबी करने का, इतना वक्त देने का कि आपको समझाया जाए, आपको थोड़ा सा आपके तरफ दिमाग को थोड़ा चलाया जाए, ताकि ये जो 5 मिनट आपने लगाए ना, हमेशा आपको याद रहेंगे कि फ्री रिजर्व्स आर अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। क्योंकि ये रिजर्व्स तो हैं लेकिन ये फ्री घूम रहा है। जहाँ भी रिजर्व्स के साथ फ्री रख दिया ना, मतलब आपने इसको मतलब उठा के रखा है साइड, इसको किसी काम का नहीं है। ये मैंने जनरल रिजर्व भी नहीं है, आपने जनरल काम के लिए भी नहीं रखा हुआ, ये फ्री रिजर्व। समझ आई बात? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में करंट ईयर का प्रॉफिट भी आ गया मेरे प्यारों, ठीक है ना। पिछले प्रॉफिट्स भी आ गए इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग। फिर फ्री रिजर्व भी इसमें आ गए, तो फ्री रिजर्व को मिला लें तो 110 मिलियन बन जाएगा। आप डिविडेंड की पेमेंट कर सकेंगे। आपका चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो जेल नहीं जाएगा। डन है। बढ़े आगे, बढ़े आगे। क्लियर हैं चीज़ें, क्लियर होती जा रही हैं, क्लियर होती जा रही हैं चीज़ें। यार देखो रिजर्व्स ना, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो रिजर्व्स के बारे में कल ग्रुप पे भी क्वेश्चन आया था। रिजर्व्स ऐसी चीज होती है जो आप उसको उठा के एक प्रॉफिट का पोर्शन होता है, जिसको आप उठा के साइड पे रख देते हो, ठीक है ना, उसको उठा के आप रख देते हो साइड पे। अब आप उसको जो भी नाम दे देते हो ना कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो वो किस चीज के लिए होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी, आपने डॉलर वॉलर में पेमेंट करनी है, और आपने एक रिजर्व बना दिया है कि यार अगर डॉलर का रेट बढ़ जाता है ना, तो हम इस रिजर्व का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल आपने बना दिया कैपिटल रिजर्व, तो आपने सोचा यार कल का रात को हमने कोई कैपिटल प्रोजेक्ट करना है, हमने 2 साल बाद एक कैपिटल प्रोजेक्ट करना है, तो उसके लिए हम रिजर्व उठा के रख रहे हैं हर प्रॉफिट में से साइड। ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप घर का बजट बनाते हो तो एक थोड़ा सा पैसा उठा के रख देते हो कि भाई ये हमने इस चीज पे खर्चा करना है, ये इस चीज पे खर्चा करना है। जो जो पैसे बच गए ना, मतलब एक तो होता है जनरल, जनरल रिजर्व भी एक रिजर्व है, उसमें आपने एक जनरल कामों के लिए रख दिया। फिर फ्री रिजर्व ऐसे हैं जो अभी तक ऐसी फ्री पड़े हुए हैं। देखो ये नाम का फर्क है, लेकिन जहाँ भी फ्री रिजर्व आ जाए ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में आ जाता है इन दी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, ठीक है ना। फ्री रिजर्व जहाँ भी नजर आया उसको पकड़ लो और उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में डाल दो। ये ऐसी चीजें आपके एग्जामिनर चेक कर सकता है, क्योंकि भाई देखो ये कंपनी लॉ ना, ये आप लॉयर नहीं बन रहे ना, आप बन रहे हो, क्या बन रहे हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप एक फाइनेंशियल मैनेजर बनोगे आगे जाके, आप एक लॉयर ही बने तो कॉर्पोरेट लॉयर बने, तो आपने चीजें कंपनी के हिसाब से ही देखनी पड़ रही होंगी। तो वो चेक करेगा कि यार आपके पास ये सिर्फ लॉ पढ़ के आए हो, या फिर आपको ये भी याद है कि आपने एमएफए में क्या पढ़ा है, या फिर आपने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ा है, अकाउंटिंग में क्या पढ़ा है। तो ये वाली चीज़ों के लिए भी तैयार रहना। जैसे कि फ्री रिजर्व्स की बात की हमने, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में आते हैं। हाँ हाँ, रिटेन अर्निंग है भाई, रिटेन अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में है, रिटेन अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में है, बिल्कुल है। रिटेन अर्निंग का रिपीट करते हैं क्यों ऐड किए हैं। देखो आपका लॉ ये कहता है कि आप डिविडेंड दे सकते हो आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ओनली। हम डिस्कस कर रहे हैं यार ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स की लॉ ने बात की, इसमें आएगा क्या, इसमें आपके करंट ईयर के प्रॉफिट्स आएंगे, इसमें आपके पिछले सालों के प्रॉफिट्स आएंगे। करीब पिछले सालों के प्रॉफिट्स हमें कहाँ मिलेंगे, हम मिलेंगे रिटेन अर्निंग्स में, वो भी पड़े हैं हमारे पास। देखो रिटेन अर्निंग, आपको अकाउंटिंग क्या स्टूडेंट हो आप, रिटेन अर्निंग क्या होती है भाई, रिटेन अर्निंग वो होती है ऐसा ऐसा प्रॉफिट का पोर्शन जो आपने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको उठा के रख दिया। देखो इक्विटी के सारे हेड्स है ना, वो आपके शेयर होल्डर्स के पैसे हैं। कुछ चीजें आप बुरे वक्तों के लिए, फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना रहे हो, हेजिंग रिजर्व बना रहे हो, हेजिंग बढ़ी आप लोगों ने, हेजिंग बढ़ी है, हेजिंग का भी वो नुकसान वगैरह उसके लिए भी रिजर्व बन जाता है, कुछ कैपिटल रिजर्व बन जाते हैं। तो रिजर्व्स किसी आप किसी मतलब बुरे वक्त के लिए या फिर किसी इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए उठा के रख देते हो, लेकिन कुछ जनरल कामों के रख देते हो, फिर कुछ ऐसे फ्री पड़ होते हैं, फ्री रिजर्व जैसे। और रिटेन अर्निंग भी होती है, एक हेड होता है, इसमें आप जो है वो पिछले सालों के प्रॉफिट जो है वो जमा करके रख रहे होते हो। जब भी अगर पिछले सालों में आपने कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो आप उसको रिटेन अर्निंग का अकाउंट जो आप हिट करते हो। चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो, चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो। मेरे कैमरा तुम्हारा फिर बंद
यार हम इसको ड्राफ्ट कैसे करेंगे? ड्राफ्ट करवाता हूँ, मैं करवा देता हूँ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट करवा देता हूँ, मैं ड्राफ्ट करवा देता हूँ। ये क्लियर है, बढ़े आगे? मतलब ड्राफ्टिंग करें इसकी, आजा ड्राफ्टिंग करें इसकी मेरे प्यारो। चलेगी? हाँ लिख। यार कल हम देख रहे होंगे शेयर कैपिटल एंड प्रोस्पेक्टस, तो शेयर कैपिटल वाली चीज़ वो देख, बाकी नॉल ग्रुप में कंफर्म करो। चीज़ें समझ आ रही हैं? चीज़ें समझ आ रही हैं? कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा? कॉन्फिडेंस आया? चीज़ें, चीज़ें कंक्लूड हुई हैं? तो कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। समझ तो सर आ रहे हैं बट राइटिंग मस्त आएगा फ्लॉ लैंग्वेज में। यार एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं हम, एक एक दिन सिर्फ ड्राफ्टिंग को दे देते हैं, ठीक है ना? एक दिन में सिर्फ ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस कर, ठीक है क्या? बल्कि ये मैंने रखा तो है इसको आपके साथ, आपके साथ साथ लिखें तो हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोगों ने, मैंने ड्राफ्टिंग के डब्बे खाली इसलिए तो छोड़े थे ताकि आप लोग भी साथ में इसको लिखो, ये आप लोग कॉन्सेप्ट चलाएं और बढ़े आगे। और इसकी वजह से ड्राफ्टिंग भी शेयर कर देता हूँ, सजेस्टेड ड्राफ्टिंग कर दूंगा। लॉ के मेन पॉइंट्स पे एटलीस्ट लिखें। अच्छा मैं लिखूँ साथ साथ, ओके ओके। ठीक है, ठीक है। अरे कौन से, कौन है ये कहाँ से आते हैं? ये कहाँ से आते हैं जो कैब के बच्चों को तंग कर रहे हैं इस तरह से?
अब शैल और मस्क में कौन कौन है? हाँ यार देखो, ड्राफ्टिंग के बारे में देख लो ये, कि जो खाली डब्बे बनाए हैं, एक पेन लेके बैठो, और मैंने इतनी बड़ी एक आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है, उसका फ़ायदा उठाओ। तो वो ये है कि इस खाली डब्बों को भरो, जो ड्राफ्टिंग समझ आ रही है लिखो। सर इसका आंसर प्लान समझा दें, इसका आंसर सोचा समझा दें, ये पूछो। और फिर उसको खुद से लिखकर, जब तक खुद से नहीं लिखोगे चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी, खुद से लिखो, उसका स्क्रीनशॉट भेजो व्हाट्सएप ग्रुप पे कि सर मेरी ड्राफ्टिंग चेक कर लें, ठीक है ना। तो फिर उस पर जो है आपकी बेहतर हो जाएगी ड्राफ्टिंग, ठीक है। यार ये लैंग्वेज वगैरह से मत डरो कि भाई ये शैल और मस्ट और ये वाले, इन इन चीज़ों में ना ये नहीं करो यार, ये ना ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। आई कब एग्जामिनर जो है इतना छोटा नहीं भाई, वो देखता है बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको चीज़ें पता है, उसको ये पता है कि मतलब इस केस में क्या ट्रीटमेंट होगी, इस केस में किसकी बात को प्रेफरेंस दी जाएगी। डिविडेंड जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उससे ऊपर नहीं जा सकते लेकिन नीचे जा सकते हैं, और फिर पोस्टपोन नहीं कर सकते। अगर एक बच्चे के पास केस आता है कि दो ऑप्शन होते हैं उसके पास, तो वो क्या चीज़ पिक करेगा, इस चीज़ों को देखा होगा फिर आपसे। अरे नहीं, वो तो आप लोगों को मतलब, नहीं आंसर भी मिलेगा भाई। कोई ऐसा सवाल किसी का ग्रुप पे है जिसका आंसर नहीं हो? सारे सवाल आंसर हैं। और पर्सनल पे भी तो सारे जो सवाल पूछे सब आंसर के, कोई ऐसा सवाल नहीं छोड़ा जो जिसका आंसर ना है। तो मकसद ही पेपर पास कराना है आपका, तो बात ही खत्म हो गई। तो एक ही ऑब्जेक्टिव है इस बूट कैंप का, ये पूरी पूरी फरवरी की मेहनत, पर्चा पास होना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसने मतलब बूट कैंप लिया हो दिल से और उसको होगा ही नहीं इंशाल्लाह, उसको तो पर्चा बिल्कुल पास हो। तमाम एलिमेंट्स डाले हैं जो पेपर पास करने के लिए चाहिए। यार तो उल्टे उल्टे सवालों का तो ऐसे ही जवाब मिलेगा ना। अच्छा यार बात सुनो मेरी बात सुनो। ये आखिरी क्वेश्चन देखो इसका, आप लोग स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये होमवर्क लेके जाओ। ठीक है ठीक है, हम इसको स्पीड अप करते हैं, हम इसको स्पीड अप करते हैं। अच्छा देखो, ये ना 7.8 को ना ये होमवर्क लेके जाओ, और ये होमवर्क क्या करो अभी बैठ के करो, ठीक है ना। और इसकी ड्राफ्टिंग मुझे चाहिए आप सबसे ना, आप सबसे ड्राफ्टिंग चाहिए, आप सबसे ड्राफ्टिंग चाहिए, ठीक है ना, आप सबसे ड्राफ्टिंग चाहिए ये इस क्वेश्चन की। और फिर मैं सजेस्टेड इसका आंसर मैं ग्रुप पे शेयर, फिर उसको मैच करो, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन है 7.8 जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एग्जाम में आ रहा हो, इसमें इसमें ड्राफ्टिंग एज अ लीगल एडवाइजर आपने ड्राफ्ट करना है, ठीक है ना। फिर जो है बिल्कुल उस तरह से करने जैसे मैंने आपको समझाया, एक आंसर प्लान आपने बनाना है, ठीक है ना। आंसर प्लान में आपने उस पर पहले तो उसके फेस पे बता देना है कि क्या क्या चीज़ है, फिर आपने उसको प्रॉपरली कंक्लूड भी करना है, उसमें लॉ का प्रोविजन भी बताना है आपने, ठीक है ना। और फिर जो है उसको जब आप कर चुके हो ना, तो फिर आपने मुझे सेंड भी करना। अच्छा, आंसर का स्ट्रक्चर ही बड़ा ज़रूरी है, किस तरह से पैराग्राफ आप तोड़ते हो, किस तरह से सेंटेंस तोड़ते हो, ये बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो फिर आपने मुझे स्क्रीनशॉट उसका खींच कर आपने ग्रुप पे सेंड करना है कि सर इस वाले क्वेश्चन का, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 7.8, और ये आपने कर लिया ना, तो फिर आपकी बाकी तमाम ड्राफ्टिंग दुरुस्त हो जाए।
क्योंकि ड्राफ्टिंग के लिए 2 क्वेश्चन डाले थे 7.7 एंड 7.8। ऊपर वाले क्वेश्चंस वो उसमें कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर हो जाते हैं, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है 7.7 7.8 में। इसमें आपकी ड्राफ्टिंग चेक हो रही है। आपने सब ने, कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसने मुझे ड्राफ्टिंग नहीं सेंड ना की हो और फिर वो कल कह रहा हो सर ये ड्राफ्टिंग का मसला आ रहा है। भाई खुद से चलोगे एक स्टेप तो 10 स्टेप चलो। हर बच्चे की ड्राफ्टिंग बढ़ के उसमें रिमार्क्स भी दूंगा कि किस तरह से चीज़ बेहतर की जा सकती है। ठीक है, डन है, क्लियर है। सब भेजेंगे अपने अपने ड्राफ्टेड आंसर्स। डन है, वादा करते हैं सारे, अभी भेजेंगे। बिल्कुल 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 भेजता, बिल्कुल भेजता हूँ ग्रुप पे, ग्रुप की डिस्कशन अभी ये होगी। अच्छा, डायरेक्ट अच्छा। अरे आई वुड बी सो हैप्पी यार, आप लोग बस एक स्टेप लो, 10 स्टेप लो, मैं इंशाल्लाह आप लोग पेपर पास कर। हर बच्चे की मुझे ड्राफ्टेड आंसर चाहिए 7.8 का। ठीक है, डन है, चलो जी, इस वादे के साथ। अच्छा देखो, आपका वॉइस यार, तुम मुझसे बड़े हो गए भी, ये कम ही है गर्ल्स बॉयज का तो यार। अच्छा देखो, अच्छा देखो बात सुनो मेरी। ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का हमने हर चीज में कवर कर लिया, ठीक है ना, कोई चीज ऐसी रह नहीं गई जिसको मैं ना कवर किया हूँ। अगर अगर किसी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सवाल है तो पूछ सकता है। जो दूसरा सरप्राइज है वो जब इसका आप मिक्स करोगे ना, कि जो 2 घंटे का हमारी जो आज की क्लास थी, इसको वो जो दूसरा सरप्राइज आ रहा है उसके साथ अब आप जब आप इसको कंसोलिडेट करोगे ना, तो आपको जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, क्लियर हो जाएंगी, मतलब आपके लिए गुड भी लगता है, डन हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, और मुझे बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है इस चैप्टर में, फिर दूसरा पढ़ेंगे, कल शेयर कैपिटल स्टार्ट करेंगे। जी, वहां इतना इनफ क्या, हमने कोई चीज़ रह नहीं गई जो हमने इसमें छोड़ी हो, कोई चीज़ इसमें हमने हर चीज डिस्कस की। हमने ये डिस्कस किया कि डिविडेंड आपने कैसे देना है, आपने कैश में देना है, पेमेंट इन काइंड में देना है। हमने ये डिस्कस किया कि पेमेंट इन काइंड होती क्या है। हमने ये डिस्कस किया पेमेंट इन काइंड में जो शेयर्स देने हैं वो किस कंपनी के देने हैं। हमने ये डिस्कस किया कि जब बोर्ड और मेंबर्स का फड्डा हो जाए तो फिर क्या चीज़ होती हैं। हमने ये डिस्कस किया कि बोर्ड की रिकमेंडेशन ऊपर नहीं जा सकते, उसके नीचे नीचे जा सकते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि भाई प्रॉपर्टीज बेचकर पैसे नहीं दे सकते, और कौन सी कंपनी है जो वो दे सकती है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि उसमें से आपने लॉसेस जो है वो सेट ऑफ करने होते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जी आपने जो है वो कितने टाइम में देना है, 10 दिन में देना है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया बोर्ड की जो डिक्लेरेशन डेट है, बुक क्लोजर डेट है, उसमें क्या इसका इसका टाइम मैप होता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि भाई सीईओ की तो जिम्मेदारी होती है देना, और सीईओ नहीं देगा तो जेल में जाएगा। हमने ये भी डिस्कस किया बुक क्लोजर डेट होती क्या है। हमने ये भी डिस्कस किया कि वो पूरे साल में कितने दफ़ा कितने टाइम के लिए हो सकती है, उसमें एक्सटेंशन भी मिल सकती है 15 दिन की। हमने ये भी डिस्कस किया कि भाई जो है वो हमने पेमेंट करनी कैसे, हमने अकाउंट में डलवाना डायरेक्ट, और हमने जो है वो अ, कोई नॉन लिस्टेड कंपनी उस केस में हमने क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई चीज़ मतलब रह नहीं गई है इस तरह से, ठीक है ना, हर चीज़ हो गई है। मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो आप जीते हो गए मतलब। हाँ ये भी डिस्कस कर लिया कि हाँ फ्री हो गए, डाटो सुठे हो गए जबरदस्त। हमने ये भी डिस्कस कर लिया ना कि फ्री रिजर्व्स भी डाल सकते हैं, आप रिवेलेशन पर नहीं डाल सकते, हर चीज़ डिस्कस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस चैप्टर को एस्पेक्ट बाकी नहीं रहा। हाजा कुल्लू क्लियर आहे। डन है, डन। कोई और सवाल, कोई और पंचायत, कोई और मसला। जी,
सर हाउ टू राइट कंक्लूजन, हाउ टू राइट कंक्लूजन, अच्छा सवाल है। हाउ टू राइट कंक्लूजन, देखो कंक्लूजन में मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई आपने जो है वो जो सारी चीज़ें लिखनी है उसको कंक्लूड कर देना, तो ये बड़ी मतलब अजीब सी बात हो जाएगी। आप बोलोगे थैंक यू सर। एक काम करते हैं, जब तक आप इसको अपने हाथ से नहीं करोगे ना तो समझ नहीं आएगा। हम एक काम करते हैं मेरे प्यारों, हम एक काम करते हैं कि इस पर एक सेशन रखते हैं ड्राफ्टिंग के ऊपर, ठीक है ना। हम वीकेंड पर रखते हैं सेशन, हम सैटरडे को रखते हैं, ठीक है। और उसके हम प्रॉपर एक सिर्फ ड्राफ्टिंग क्लास रखते हैं, हम कोई कुछ क्वेश्चन हाथों से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और सीखते हैं लीगल ड्राफ्टिंग कैसे होती है, ठीक है ना। डन है। जी जरा। यार संडे को ना मतलब मेरे घर पे इवेंट है, मेरी मेरी बेटी का अकीका है संडे को ना। तो मतलब माशाल्लाह मेरी बेटी हुई है, तो संडे को मतलब फंक्शन है उस पर ना। तो मैं संडे को मतलब बिजी होऊंगा। थैंक यू यार, थैंक यू। मिठाई आप लोग पास कर लो, पूरा डिनर मिलेगा यार, बात कर लो यार आप लोग। हाँ हाँ जरा, लिस्टेड के शेयर होने चाहिए। कंपनी कोई सी भी हो, पेमेंट एंड काइंड करनी है तो शेयर उसने सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ही दे सकते हैं। अगर उसके पास कोई लिस्टेड कंपनी के शेयर्स नहीं है तो फिर वो कैश में दे। ठीक है जी, डन है। लाहौर वालों के सर, उनके लिए फिर जो है ना वो लाहौर आ जाएंगे, और क्या, लाहौर आ जाएंगे। ऑनलाइन डिनर नहीं, लाहौर आ जाएंगे। डन है, डन है। आज की क्लास का फायदा हुआ, आज की क्लास का फायदा हुआ, आज की क्लास का फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? चीजें कंसोलिडेट हुई। चलो जी। सर ऑब्जेक्टिव भी होमवर्क यार, ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव मैंने कोई 20 ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी डाले हैं तुम लोगों के लिए। असूलन तो तुम लोगों ने जितने जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया फौरन हो जाना चाहिए। ये 20 क्वेश्चन हैं, ये ना कहीं से पास पेपर्स के हैं ना कोई क्या है, बिल्कुल ये प्रॉपरली बनाए हुए हैं जो जो ऐसे एस्पेक्ट्स एग्जाम में टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो तुम लोग उसको सॉल्व करो। एक एक सिटिंग लगा के 15 15 मिनट की सिटिंग लगा के सॉल्व करो। कुछ नहीं समझ आया तो ग्रुप पे पूछ लो, ग्रुप तो हमेशा अवेलेबल है भाई तुम लोगों के लिए। ये ऐसी क्लासरूम है जो 24 घंटे 24/7 एक्टिव है। ठीक है ना। तो ये तुम लोग को जितना फायदा है ना, हर ग्रुप पे भाई एडमिन ओनली हुआ हुआ होता है। ये मतलब ये वाहिद ग्रुप होता है मेरा हमेशा, C FAP 2 का भी और ये CAF 7 का अब जो बनाया आप लोगों के साथ, कि ये 24/7 क्लासरूम होती है। पूछते जाओ जवाब मिलते जाएगा। वो वजह यार देखो, कॉर्पोरेट लॉ मेरे लिए कोई ऐसा नहीं कि मैं सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा हूँ, ये मैं यही करता हूँ। कॉर्पोरेट लॉ इज व्हाट आई एम। तो मेरा तो 24/7 का यही है ना। तो बेफिक्र रहो, मैं एग्जाम दे तक साथ खड़ा हूँ, बल्कि इंशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ पे भी आप लोग के साथ करूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो कुछ भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप हाजिर है। सर दूसरा पीडीएफ का क्या करना है, कौन से पीडीएफ का? दूसरे पीडीएफ का वो कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडीज है, वो भी आपको रीड करानी थी, वो भी रीड करानी थी, वो भी रीड करानी थी। करना चाहो तो कर लो, इनमें से क्वेश्चन बनाए गए। वो असल कंपनीज हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है ना सर, ये कहाँ से बनाए सारे क्वेश्चन ना, तो वो वहाँ से बनाए। देखो ये रहा पीडीएफ ना। पाकिस्तान ऑयल फील्ड एक कंपनी और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड एक कंपनी है, इन दोनों का ये असली केसेस हैं। तो इनसे ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं, तो ये किसी ने भी पढ़ना है तो ये पढ़ ले। ये असल केस स्टडी है, असल कंपनी की है। ये तो हमने, ये तो आपका थोड़ा से आप लोगों का अच्छा मूड रखने के लिए नाम वाम डाले थे इसमें। लेकिन असल कंपनी देखें तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड ये कंपनी और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ये कंपनी, दोनों ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनीज हैं। तो इतना लंबा तो पेपर नहीं था, लंबा क्वेश्चन नहीं, तो क्वेश्चन नहीं है ना मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं, ये पूरी केस स्टडी है। ये हार्ड कोर कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी है, पूरी असल कंपनी की है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की और पाकिस्तान
ऑयल फील्ड्स, ये पढ़ो इसको, अच्छा अच्छा लगेगा तुम्हें एक पूरा प्रोसेस समझ आएगा। ये पूरी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स कंपनी है, डिक्लेरेशन और डिविडेंड किया इसने, फिर पेमेंट और डिविडेंड किया, फिर इसने बुक क्लोजर किया, फिर बता रहे हैं कि डायरेक्टर्स जो हैं पेमेंट विदहोल्ड नहीं कर सकते, फिर पेमेंट विदहोल्ड करी तो फिर क्या होगा, और फिर ये अनदर कंपनी के शेयर्स देना चाह रहे हैं तो क्या होगा। तो वो तमाम जो है इसी से क्वेश्चन बनाए भाई ये। हाँ हाँ, कॉर्पोरेट लॉयर बनाने भाई। देखो सीए करने के बाद आपके पास सिर्फ अकाउंट्स और ऑडिट का ऑप्शन नहीं होता, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस और भी होते हैं। आपके पास 6 ऑप्शंस होते हैं, जो फाइनल के 6 पेपर हैं, आपके पास 6 के 6 ऑप्शंस हैं। आप अकाउंटिंग में जा सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, टैक्सेशन में जा सकते हैं, ऑडिट में जा सकते हैं, और कॉर्पोरेट लॉयर भी बन सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनता है भाई। तो ये चीज़ है ना, समझ आया। तो एमसीक्यूज भेजे हैं ग्रुप में सर यार, इसी ये ब्लू वाला हैंड आउट है ना हमारा, इसी के आखिर में जो है ना वो अटैच्ड है, एमसीक्यूज के आखिर में अटैच्ड है। डन है। एलएलबी जरूरी नहीं, देखो एलएलबी तो आप करते हो टू अपेयर बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आपने प्रोसीडिंग्स और लिटिगेशन में भी जाना है, कोर्ट के सामने जज के सामने खड़ा होना है, तब एलएलबी जरूरी है। लेकिन एक कॉर्पोरेट और के 2 काम होते हैं, एक डेस्क वर्क होता है जो कंप्लाइंस का काम होता है, गवर्नेंस का काम होता है, वो आप सीए करके भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लिटिगेशन में भी जाना है, आपने केसेस भी लड़ने हैं, तो फिर आपने एलएलबी करना पड़ता है, ठीक है ना। सर टैक्सेशन कैसी है आपके नज़र में बाकी के मुकाबले में? यार देखो पता है एक चीज़ अच्छी होती है ना, मैं आपको बात बताऊँ, मैं आपको बात बताऊँ, आज से 20 साल पहले सबने डॉक्टर इंजीनियर बनना था, बल्कि 30 साल लगा लो, आज से 30 साल पहले सबने डॉक्टर और इंजीनियर बनना था, बल्कि सिर्फ डॉक्टर बनना था, सिर्फ डॉक्टर बनना था। 20 साल पहले क्या हुआ, फिर लोगों को हुआ यार डॉक्टर तो बहुत बन गए, अब सबको इंजीनियर बनना था, ठीक है, सब इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। फिर 10 साल पहले क्या हुआ, सबने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जा रहे थे। यार जिस फील्ड में बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं ना, वो फील्ड हो जाती है सैचुरेटेड, उसमें बढ़ जाता है कंपटीशन, उसमें फिर ना तो बड़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, और फिर उसमें फिर आपको आपने एक प्रॉपरली मेंटेन रखना पड़ता है, और फिर वो चीज़ें टफ हो जाती हैं। इससे बेहतर ये है कि आप वो चीज़ करो जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। अगर टैक्सेशन सिर्फ इस वजह जा रहे हो कि यार ये लुक्रेटिव फील्ड है, तो टैक्सेशन सब ये सोच के टैक्सेशन में जा रहे हैं, ठीक है ना, कि लुक्रेटिव फील्ड है, लुक्रेटिव फील्ड है। फिर ये होता है कि मतलब ये 6 के 6 आपकी फील्ड है, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, सारी चीज़ आप पढ़ते हो, तो आप देखो जो आपको पसंद है उसमें जाओ, ताकि आपको उसमें आपको अपने आप को ड्रैग ना करना पड़े, और आप जो है अच्छे से अपने आप को जो है वो ग्रूम कर सको उसमें, ठीक है। कोई आज के क्लास से रिलेटेड सवाल, वरना फिर हम क्लास ऑफ करें। सर इतने सर्टिफिकेशन कैसे किए, सीए के ड्यूरेशन में ही किया? देखो यार सीए के साथ एसीसीए तो हो ही जाता है, सबका हो जाता है, ठीक है ना। सीए के साथ जैसे लोग बीकॉम करते हैं, ऐसे बीकॉम के बाद जो है मैंने एलएलबी किया था फिर क्योंकि सीए तो एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, और उसके लिए आपको वहीं से रजिस्टर होने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आई के एग्जाम देना होता है। तो एलएलबी किया वहाँ से, उसके बाद फिर मैंने लॉ में अपनी मेन एजुकेशन कंटिन्यू की, और ये सीए तो एज अ मैंने पेपर दे के हो जाता है, इसमें तो इतना इशू नहीं होता। एलएलबी 3 साल का होता है बीकॉम के बाद, अब 5 साल का हो गया है। हाजा क्लियर आहे, दुकान बंद करें। क्लियर आहे, शाबाश, जबरदस्त। चले जी, क्लोजिंग टाइम हो गया, चले जी, चले जी। बाकी की बातें हम करते हैं ग्रुप पे, आप जो है वो अपना जो है वो ड्राफ्टिंग कीजिए। फिर मिलते हैं कल एक दूसरे चैप्टर के साथ। अल्लाह आपको कामयाब करे।